ये है हमारा डीमन किंग एनोस वोल्डेगार्ड, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। इंसान, भगवान, आत्माएं सब इससे डरते थे। पर ऐसा क्या हुआ जो इसने सब कुछ एक ही बार में सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ शांति के लिए। पर ये क्या हुआ, जब वो वापस आया तो इतिहास बदल चुका था। उसका नाम पूरी दुनिया से मिटा दिया गया था और उसकी गद्दी पर कोई और बैठा था। कौन है वो जिसने असली डीमन किंग का इतिहास चुराया, और क्या एनोस उसे पकड़ पाएगा और अपनी गद्दी पर वापस बैठ पाएगा? तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनोस के साथ आगे क्या होगा तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। सीन शुरू होते ही हमें एक कहानी बताई जाती है कि कैसे 2000 साल पहले एक इंसान था जिसने सब कुछ तबाह कर रखा था। उसने इंसानों को मारा था, राक्षसों को मारा था और यहाँ तक कि भगवान को भी मार गिराया था। उस एज को मिथिकल एज बोला जाता था और उस इंसान को डीमन किंग का नाम दिया गया। वहीं हमें एक और चीज भी पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि कैसे डीमन किंग की मौत के 2000 साल बाद डीमन किंग के वंशजों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और हमें ये दिखता है कि कैसे सभी वंशजों को एक कार्ड आ रखा है जिसके अंदर उन्हें एक इनविटेशन दे रखा है कि कैसे अब वो साल आ गया है जिस साल वो लोग वापस से एक डीमन किंग चुनेंगे। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीजें वहाँ की डीमन किंग की एकेडमी में होगी। और वहीं हमें बहुत सारे बच्चे भी दिखाए जाते हैं जिन्हें वो इनविटेशन मिलता है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे इन्हीं सब बच्चों में से एक बच्चे के अंदर वापस डीमन किंग की आत्मा आएगी और वो वापस से दुनिया में राज करेगा। और ऐसे ही करते हुए कुछ दिनों बाद हमें ये दिखता है कि वही बच्चे जिन्हें इनविटेशन दिया गया है वो सब लोग डीमन किंग की एकेडमी में जा रहे होते हैं। वहीं हमें एक लड़की का नाम भी पता चलता है जिसका नाम मीशा होता है। और हमें मीशा को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नर्वस है। पर हमें ये दिखता है कि कैसे मीशा की पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करने के लिए डीमन किंग की एकेडमी के बाहर आई होती है कि तभी अचानक से मीशा की मुलाकात एक लड़के से होती है। और हमें उस लड़के को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस लड़के में बाकी सबके मुकाबले कुछ ना कुछ तो अलग है। और हमें ये दिखता है कि मीशा और वो लड़का साथ में डीमन किंग की एकेडमी के अंदर जा रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें एक लड़का बुली करने लगता है जिसका नाम सैबस होता है। और सैबस मीशा लोगों से ये बोलता है, मुझे तो लगा था डीमन किंग की एकेडमी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, पर यहाँ तो बच्चे अपने घर वालों के साथ आ रहे हैं। और हमें ये दिखता है कि मीशा और वो लड़का तो सैबस की ऐसी बातें को पूरा इग्नोर करके सैबस के बगल में से जाने लगते हैं। और हमें दिखता है कि सैबस इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को वापस रोकता है कि तभी वो लड़का सैबस से ये कहता है, अरे तुम भी हमारे बगल में हो। मुझे तो तुम्हारी मैजिकल एनर्जी महसूस ही नहीं हुई, तो मैं तुम्हें जान ही नहीं पाया। और हमें दिखता है कि सैबस तो उस लड़के की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस लड़के को मारने की धमकी देता है। और वो अपने जादू से एक बहुत ही खतरनाक आग भी बना लेता है और वो उन लोगों से ये बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ऐसी बेइज्जती करके ऐसे चले जाओगे? ये है मेरी इंटरनल फ्लेम, ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी। और हमें ये दिखता है कि मीशा के साथ वो अनजान लड़का तो बिना कुछ करे ही बहुत ही हल्की फूंक में सैबस की इंटरनल फ्लेम को एक बार में ही बुझा देता है, जिससे सैबस खुद ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से वो अनजान लड़का तो सैबस के लिए एक बहुत ही छोटा सा मंत्र बोलता है। और हमें ये दिखता है कि सैबस की तो उसके मंत्र से हालत टाइट हो जाती है और वो सीधा जमीन में जा गिरता है। जिसके बाद वो लड़का ये बोलता है, हाँ, तुम तो मेरे इतने छोटे मंत्र से हार गए, तो अब शायद तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए और लोगों से कैसे बात करना है ये पता होना चाहिए। और हमें दिखता है कि ये सब चीजें कहकर वो लड़का तो सीधा एकेडमी के अंदर चल जाता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि कैसे उस अनजान लड़के को एक जगह पर बुलाया जाता है। और हमें ये दिखता है कि कैसे सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों पर बुलाया गया है और उन्हें ये बताया गया है कि कैसे उनका सबसे पहला टेस्ट शुरू होने वाला है जो उन्हें सीधा डीमन एकेडमी के अंदर भेजेगा। और हमें ये जल्दी पता चल जाता है कि ये टेस्ट तो और कुछ नहीं, एक डुएल है जो कि दो बच्चों के बीचों में होगा और उनमें से जो जीतेगा वो सीधा डीमन एकेडमी के अंदर जाएगा। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि वो अनजान लड़का स्टेडियम के अंदर घुस जाता है जहां पर वो अपना सबसे पहला अपोनेंट शैबस को ही पाता है। और शैबस भी उस लड़के को देखकर बहुत ही गुस्से में ये बोलता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब तो मैं तुम्हें तुम्हारा सबक सिखाने वाला हूँ, तो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो भी पूरी कर लो। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीजें कहकर सैबस सीधा अपनी मैजिकल स्वॉर्ड निकालता है जिसके अंदर उसी मैजिक की इंटरनल फ्लेम चल रही होती है। पर हमें एक अलग चीज दिखती है। हमें ये दिखता है कि कैसे वो लड़का तो सैबस को अपने सामने देखकर थोड़ा सा भी बॉदर नहीं है और उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि सैबस अपना इतना खतरनाक हथियार लेकर आया है। और हमें मैच के रूल्स भी पता चलते हैं। हमें ये पता चलता है कि कैसे अगर किसी को जीता है तो उसे सामने वाले को पूरी तरीके से हराना होगा, जिसका मतलब ये है कि वो लोग फ्री हैं अपने अपोनेंट को जान से मारने के लिए।
और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है और हमें दिखता है कि सेबस तो पूरी रफ्तार में उस लड़की को मारने के लिए जाता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो लड़का तो फिर से बहुत ही आराम से सेबस की इंटरनल फ्लेम बुझा देता है और सेबस को ये फिर से समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लड़का ये सब चीजें कर कैसे रहा है। और हमें बाकी सब क्राउड का रिएक्शन भी दिखता है, जहाँ पर वो लोग सेबस को देखकर पहले तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि सेबस एक बहुत ही बड़ी नोबल फैमिली का हिस्सा होता है और उन सबको ये लग रहा होता है कि कैसे सेबस अपने अपोनेंट को बहुत ही आराम से मार देगा। पर ऐसा ना होते हुए देखकर बाकी सब बहुत ही ज्यादा शॉक में जा रही होती है कि तभी वो लड़का सेबस से ये बोलता है, अरे यार, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम एक फेक हो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ताकतवर हो, पर ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। चलो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा और ना ही मैं कोई जादू यूज करूंगा। तुम मेरे सामने खुद घुटने टेकोगे। और हमें ये दिखता है कि सेबस तो उस लड़की की ये सब बातें सुनकर बड़ा ही कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का बोल क्या रहा है। और ऐसे ही उनकी लड़ाई वापस शुरू हो जाती है। पर तभी हमें दिखता है कि सेबस के पूरे शरीर से खून आने लगता है और वो सीधा उस लड़के के सामने गिर जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। और हमें ये दिखता है कि वो लड़का सेबस को अब हार मानने के लिए बोलता है। पर हमें तो ये दिखता है कि सेबस तो ये सब चीजें करने से साफ मना कर देता है और वो उससे ये कहता है कि जब तक वो मर नहीं जाता वो हार नहीं मानेगा। और वो उसे ये भी बताता है कि कैसे उसे ये पता है कि वो अपने जादू का यूज कर रहा है। कि तभी हमें ये दिखता है कि वो लड़का सेबस को अपने दिल की तरफ दिखाता है और हमें ये दिखता है कि दरअसल उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज होती है कि सेबस तो उसकी दिल की धड़कनें भी नहीं सह पा रहा होता है, जिससे सेबस को बहुत ही ज्यादा चोट आ रही होती है और वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। और हमें दिखता है कि वो लड़का सेबस की ऐसी हालत देखकर उसे एक सजेस्ट करता है। वो उसे ये बताता है कि कैसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिसमें अगर सेबस ने खुद अपने मन से हार मान ली तो वो ये गेम जीत जाएगा और अगर सेबस ऐसा नहीं करता है तो वो अपना मैच फॉरफिट कर देगा। और सेबस भी इस चीज के लिए हाँ बोल देता है। कि तभी अचानक से सेबस को ऐसा लग ही रहा होता है कि वो उसके जाल में फंस गया है। कि तभी वो लड़का सेबस के सामने एक हल्की सी चुटकी बजाता है जिससे सेबस एकदम तबाह हो जाता है और बाकी सब लोग ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। कि तभी अचानक से वो लड़का वापस अपने रेजरेक्शन मैजिक यूज करता है और सेबस को वापस सही सलामत अपने पास लेकर आता है। और सेबस भी ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा शॉक में चले जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का उसके साथ कौन सा जादू कर रहा है। कि अचानक से वापस से वो लड़का सेबस के सामने चुटकी बजाता है जिससे वही होता है, सेबस फिर से मर जाता है और वो लड़का उसे फिर से वापस से सेट कर लेता है। और ऐसा ही कुछ देर तक चलता है और ये सब चीजें देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरने लग जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चीजें हो क्या रही हैं। और हमें ये दिखता है कि सेबस खुद भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा शॉक में चल जाता है और वो लड़का सेबस को ये बताता है कि कैसे वो भले ही वापस जिंदा आ रहा है पर उसे अपनी मौत हर बार महसूस हो रही है और वो लड़का बार बार उसे ऐसा ही करता रहेगा जब तक सेबस अपनी हार नहीं मान लेता। और हमें ये दिखता है कि सेबस भी आखिरकार उस लड़के की जादुई ताकतों के सामने हार मान जाता है और वहां मौजूद सभी लोग सेबस की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि कैसे सभी बच्चों को एक मैजिक क्रिस्टल के सामने लिया जाता है जो अपने पुराने मैच में जीत चुके हैं और उन सबको उस क्रिस्टल के सामने उनकी जादुई एनर्जी चेक करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर सभी बच्चों की जादुई एनर्जी लगभग सेम होती है। पर तभी अचानक से मीसा आती है और मीसा की जादुई एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो 1 लाख से भी ऊपर होती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। पर वो लड़का मीशा की तारीफ करने लगता है और मीशा को ये बताता है कि कैसे उसने ये नहीं सोचा था कि मीशा इतनी ज्यादा ताकतवर है। तभी अब उस लड़के की बारी आ जाती है, जहां पर हमें ये दिखता है कि उस लड़के के क्रिस्टल में हाथ रखते ही क्रिस्टल टूट जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। तभी मीशा उससे ये कहती है, क्या ये पहली बार हुआ है? तुम्हारी जादुई शक्ति इतनी ज्यादा थी कि क्रिस्टल वो छेड़ भी नहीं पाया। और हमें दिखता है कि वापस से वो लड़का मीशा की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और ऐसे ही करते करते हमें ये दिखता है कि वहां पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जहां पर हमें ये दिखता है कि मीसा और वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं और ऐसे ही करते आखिरकार उनका पेपर खत्म हो जाता है। जहां पर कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि मीसा और वो लड़का वापस अपनी एकेडमी के बाहर मिलते हैं
और वो लड़का मीशा को कांग्रेच कर रहा होता है कि वो अपने पेपर में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आई है कि तभी मीशा भी उसकी बहुत तारीफ करने लगती है और वो लड़का मीशा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है। और हमें दिखता है कि पहले तो मीशा थोड़ा हिचक रही होती है, पर आखिरकार वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। जिसके बाद हमें दिखता है कि कैसे वो लड़का अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सीधा अपने घर के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। और मीशा भी ये सब चीजें देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टेलीपोर्टेशन मैजिक तो मिथिकल एज में ही गायब हो गया था। और ऐसे ही करते हुए मीशा और वो लड़का उसके घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उस लड़के की मम्मी उन दोनों को ग्रीट करती है और वो लड़का भी बड़े प्यार से अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे उसकी मम्मी उन दोनों की एकेडमी के टेस्टों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की खबर से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहीं कुछ देर में ही हमें उस लड़के की मम्मी से एक बहुत ही अजीब बात ही पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि कैसे वो लड़का तो अभी पूरी तरीके से 1 महीने का भी नहीं हुआ है और वो लड़का जब से पैदा हुआ है उसने अपने सभी जादुओं को मास्टर कर रखा है। और उसके मम्मी पापा भी ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में है। पर हमें ये दिखता है कि उसके मम्मी पापा तो उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें उस लड़के के घर में एक बहुत ही सुंदर माहौल दिखता है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा उस लड़के से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और मीशा भी ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और वो लड़का वापस मीशा को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर वो मीशा को ये बताता है कि कैसे मीशा एक बहुत ही अच्छी लड़की है और हो सकता है कि वो लोग आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त भी बन जाएं। और आखिरकार हमें उस लड़के का नाम भी पता चल जाता है। उसका नाम एनोस होता है। और हमें ये दिखता है कि एनोस और मीशा की बातों के दौरान अचानक से उनके आजू बाजू एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कल बनने लगता है और वो लोग वापस उसी स्टेडियम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले मैच करा था। और अचानक से उनके सामने एक इंसान आने लगता है जो उनसे ये बोलता है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ आए गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुम मेरे भाई सेबास को तो जानते ही होगे। मेरा नाम है लिनोस और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हम जैसे नोबल्स को तुम जैसे बाहर के लोग हाथ भी उठा पाए। और हमें दिखता है कि ये सब चीजें कहते हुए वहां पर सेबास और कुछ और लोग आ जाते हैं। और हमें दिखता है कि सेबास एनोस के लिए कुछ बोल ही रहा होता है कि अचानक से लिनोस सेबास को पकड़ लेता है और उसे ये बोलता है, तुम्हें तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। तुमने हमारे नोबल फैमिली प्योर ब्लड्स पर बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करा है और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भी ऐसा मेंबर रहे। और हमें दिखता है कि ये सब चीजें कहकर लिनोस सेबास पर बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जिससे सेबास वहीं मर जाता है। और एनोस लिनोस से ये बोलता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? प्योर ब्लड, अपने भाई को मारना। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें सही है? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम सब लोगों को इसलिए पैदा करा था कि तुम लोग ऐसे अपने आप को बांटो और डीमन किंग का नाम बर्बाद करो? पर हमें तो ये दिखता है कि लेनोस को तो ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती और तभी वो अपने साथियों को एनोस के खिलाफ जादू यूज करने को कहता है कि तभी एनोस अपनी एक ही झलक से उन सबके जादू पलट देता है। और हमें दिखता है कि उनको तो ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक से उनका जादू उन पर ही बहुत ही ज्यादा हावी हो जाता है और हमें दिखता है कि कैसे एनोस उन सबको वापस सुधरने को बोलता है और उनसे ये कहता है कि अभी भी उनके पास समय है, वो लोग वापस आ सकते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि लिनोस तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उसे ये कहता है कि कैसे वो अब उसके खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक यूज करने वाला है। और हमें दिखता है कि लिनोस अपनी पूरी जान लगाकर एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल बना लेता है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस को ये सब चीजें पता होती हैं और तभी लिनोस पूरी जान लगाकर एनोस लोगों पर हमला कर देता है। पर कुछ ही देर में हमें ये दिखता है कि एनोस और मीशा को तो कुछ हुआ ही नहीं है और लिनोस खुद ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाता है कि तभी एनोस से ये बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे इस ओरिजिन मैजिक से मुझे कुछ हो सकता है? शायद तुम्हें पता नहीं है, ओरिजिन मैजिक उनके खिलाफ यूज नहीं होता जिन्होंने उसे बनाया होता है। और तुम्हें तो ये पता ही होगा ये 2000 साल पहले मैंने ही बनाया था। तुम कितने नाइव हो यार। पर हमें तो ये दिखता है कि लेनोस एनोस की बातों पर यकीन भी नहीं करना चाहता और वो ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार वो ये सब चीजें कर कैसे रहा है कि तभी अचानक से एनोस उसके खिलाफ एक अलग ही जादू यूज करता है। और हमें दिखता है कि एनोस तो सीधा सेबस की लाश को उठा लेता है और उसे तुरंत ही अपने जादू से वापस जिंदा कर देता है। और हमें दिखता है कि सेबस तो अब एक ज़ॉम्बी जैसा बिहेव कर रहा है और वो बार बार लिनोस से उसकी मौत का कारण पूछ रहा है और वो इसी गुस्से में बार बार लिनोस के पास आ रहा है कि तभी लिनोस सेबस पर हमला कर देता है
पर हमें तो ये दिखता है कि सहबाज के पास तो अब और भी ज्यादा खतरनाक जादू आ चुका है। और हमें दिखता है कि एनोस उसे ये बताता है कि कैसे मरने के बाद ज़ॉम्बीज पर बहुत ही खतरनाक जादू आ जाता है, क्योंकि उनका गुस्सा उनकी मौत के पीछे पड़ा होता है कि किसने और क्यों उन्हें मारा है। और ऐसा ही होता है। हमें दिखता है कि लेनोस तो अब सहबाज के सामने बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया है कि तभी एनोस लिनोस से बोलता है, देखो, मैं तुम्हें तुम्हारा आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारा भाई सही सलामत रहे, तो तुम्हें अपने और अपने भाई के बॉन्ड को वापस समझना होगा और उसे अपने नाम से बुलाओ। तुम उसे ये जताओ कि तुम उससे चाहते क्या थे और तुम्हारी गलती क्या थी। और हमें दिखता है कि लेनोस तो वापस ये सब चीजें सुनकर सहबाज और उसका बचपना याद करने लगता है और आखिरकार वो बहुत ही प्यार से सहबाज को उसके नाम से बुलाता है कि तभी सहबाज उस पर वापस हमला कर देता है। और कुछ ही देर में हमें दिखता है कि लेनोस और सहबाज दोनों ही मर जाते हैं। और आखिरकार एनोस उन दोनों को ऐसा मरा हुआ देखकर ये बोलता है, यार, आजकल के लोगों को हो क्या गया है? क्या सच में मेरे जाने के बाद इन लोगों के बॉन्ड सिर्फ इतने से रह गए हैं कि ये लोग आपस में अच्छे से रह भी नहीं सकते? चलो कोई ना, अब मुझे तुम्हें वापस जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि वही है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तब भी तुम बहुत पछताओगे, और अगर तुम्हें ज़ॉम्बी बना दिया तो तुम्हारे अंदर सिर्फ गुस्सा रहेगा। जिसके बाद हमें दिखता है कि एनोस तो वहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक जादू करता है। और हमें कुछ ही देर में ये दिखता है कि वो लोग वापस से उनकी पुरानी वाली जगह आ जाते हैं, जहां पर हमें दिखता है कि सहबाज, लिनोस और बाकी सभी लोग वापस जिंदा हो चुके हैं। और तभी एनोस उन सबसे ये बोलता है, गौर से सुनो, तुम्हें ये चीजें सुनने की जरूरत है। तुम जिसका इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा असली डीमन किंग ऑफ एरनी आ चुका है, और अब तुम्हें मेरा इंतजार करने की और जरूरत नहीं है। एनिमे लवर सीन शुरू होते ही हमें पास की एक बात दिखाई जाती है। जब मिथिकल एज चल रही थी, हमें ये दिखता है कि कैसे डीमन किंग आनोस कुछ इंसानों से बात कर रहे थे, जिसमें इंसानों का एक हीरो भी था जिसका नाम कानो था। और हमें दिखता है कि कैसे कानो आनोस से उसकी हरकतों के बारे में पूछ रहा होता है और उससे ये पूछता है कि आखिरकार वो ये सब चीजें कर क्यों रहा है। और आनोस उससे ये बोलता है, अच्छा, तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इंसानों को क्यों मार रहा हूँ? तुम मुझे बताओ कि तुम डीमंस को क्यों मार रहे हो। हमने तो ये लड़ाई शुरू नहीं करी थी। पर तुम बताओ कि तुमने अभी तक कितने डीमंस मारे हैं। शायद तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है, पर उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी कानो। मुझे पता है तुम्हें मेरी ये बात सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगी, पर मैं भी इंसानों और डीमंस के बीच में शांति चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी दुनिया अलग हो जाए, जिससे ना ही हम डीमंस तुम पर हमला करें और ना ही तुम इंसान हम पर। मैं चाहता हूँ ये भयानक लड़ाई खत्म हो जाए। और हमें दिखता है कि कानो आनोस की ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एक डीमन किंग ऐसी पीस की बातें कर क्यों रहा है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे आनोस सच में बहुत ही ज्यादा थक गया है अपने आजू बाजू की लड़ाइयां देखकर, और उसे ये समझ में आ गया है कि इस लड़ाई से किसी का भी भला नहीं होने वाला है। और तभी आनोस कानो को ये बताता है कि कैसे वो ये पीस सिर्फ उसकी मौत से ला सकते हैं, और अगर कानो उसे मारने में कामयाब रहता है तो वो अपने जादू से डीमंस और इंसानों के बीच में एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर देगा, जिससे वो डीमंस को उनसे अलग कर सकता है। और हमें दिखता है कि कैसे आनोस की ये सब बातें सुनकर कानो को ये समझ नहीं आ रहा होता, पर वो अपना भरोसा डीमन किंग के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें दिखता है कि आनोस सीधा कानो के सामने खड़ा हो जाता है और उससे खुद पर हमला करने को बोलता है। पर वो कानो को एक और चीज बताता है कि कैसे भले ही अभी वो इस दुनिया से जा रहा है, पर वो जल्दी इस दुनिया में वापस भी आ सकता है, करीबन 2000 साल बाद, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो चाहकर भी इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकता। और तभी हमें ये दिखता है कि कैसे कानो आनोस को अपना आखिरी अलविदा कहकर सीधा उसे मार डालता है। पर आनोस मरने से पहले कानो से ये बोलता है, कानो, मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और काश अगर तुम भी 2000 साल बाद रीइंकार्नेट होते हो तो हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और हमें ये दिखता है कि कानो भी आनोस की इस बात पर एग्री करता है। और तभी आनोस की मौत के बाद वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अपनी जान गंवा देते हैं आनोस के साथ। और ऐसे ही करते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 2000 साल बाद प्रेजेंट की बातें दिखती हैं, जहां पर हमें दिखता है कि कैसे आनोस और मीशा साथ में मिलकर अपनी पहली क्लास लेने के लिए डीमन किंग की एकेडमी में बैठे होते हैं कि तभी हमें आनोस के कंधे पर एक बैज दिखता है जिसमें मिस्ट्रेट लिखा होता है, जिससे हमें दिखता है कि सभी लोग आनोस को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। और तभी हमें मीशा से ये पता चलता है कि कैसे 2000 साल तक जो भी डीमन लॉर्ड की एकेडमी में आया था वो डीमन लॉर्ड का ही डिसेंडेंट था, पर वो पहला ऐसा डीमन है
पे मिसफिट का बैज आ रखा है, जिसका मतलब ये है कि शायद उसने अपने टेस्ट में कुछ ना कुछ तो गलत करा है, जिससे उसे ये मिसफिट का बैज मिल रखा है। पर हमें आनोस को देखकर ये साफ-साफ पता चल रहा होता है कि उसे तो इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो एक मिसफिट कैसे कहला सकता है। कि तभी आनोस मीशा से उनके डीमन लॉर्ड का नाम पूछता है, पर मीशा उसे ये बताती है कि कैसे वो चाहकर भी वो नाम सबके सामने नहीं बोल सकती है। और तभी आनोस उससे मन ही मन में बातें करने लगता है और मीशा से उसे मन में बताने को बोलता है। और मीशा मन में उसे ये बताती है कि कैसे उनके डीमन लॉर्ड का नाम आवोस तिलाविया है, जिसे डीमन किंग ऑफ टेरनी बोला जाता है। और वो ये बताती है कि कैसे डीमन रेल्म में सबको उसका नाम पता है। पर हमें तो ये दिखता है कि आनोस ये समझ नहीं पा रहा कि मीशा दरअसल किसकी बात कर रही है। पर आनोस भी तुरंत ही ये समझ जाता है कि कैसे शायद 2000 साल से उसका ही गलत नाम पूरे डीमन रेल्म में फैल रखा है और सब लोग उसे गलत नाम से याद कर रहे हैं। कि तभी मीशा उसे एक और चीज बताती है कि कैसे जो भी टेस्ट उन्होंने अभी दिए हैं वो मायने नहीं रखते, क्योंकि डीमन किंग एकेडमी में सभी बच्चों को उस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है जिस तरीके से वो डीमन किंग के जैसे हों और उनकी सोच भी उन्हीं के जैसी होनी चाहिए, तब जाकर वो कहीं डीमन किंग के सक्सेसर हो सकते हैं। और तभी हमें दिखता है कि मीशा और एनोस की बातों के दौरान अचानक से एनोस को एक लड़की दिखती है जो उसका मिसफिट का बैज देखकर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर उसके पीछे से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें दिखता है कि उनके सामने उनकी टीचर भी आ जाती है, जिसका नाम अमीलिया होता है। और अमीलिया सभी बच्चों से ये बोलती है, तो बच्चों, तुम्हारा स्वागत है डीमन किंग एकेडमी में और मुझे आशा है कि तुम सब लोग अच्छे होगे। तो चलो, अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुमको टीम में डिवाइड कर रही हूँ और हम लोग टीम्स में ही चलेंगे। तो अगर तुम में से कोई लीडर बनना चाहता है तो अभी खड़े हो जाओ और सभी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम में से कोई भी लीडर बनना चाहता है तो उसे ये जादू आना चाहिए जिसे मैजिकल स्पेल गाइजा बोला जाता है, जो हमारे डीमन लॉर्ड ने 2000 साल पहले दिया है हमें। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये कोई आम जादू नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक जादू है और इसे ऐसे ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ और 1 हफ्ते के टाइम में तुम्हें मुझे ये गाइजा का जादू दिखाना पड़ेगा और अगर तुम ये ना कर पाए तो हम तुम्हें स्टूडेंट लीडर नहीं बना सकते। तो चलो जल्दी से बताओ मुझे कि कौन लीडर बनना चाहता है। और तभी हमें कुछ बच्चों के हाथ दिखते हैं, जिसमें आखिरी में हमें ये दिखता है कि एनोस भी अपना हाथ खड़ा कर देता है। पर एनोस को ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और हमें दिखता है कि अमीलिया भी एनोस की ऐसी हरकत देखकर उससे ये बोलती है, तुम्हारा नाम एनोस है ना? तुम्हारे बैच को देखकर मुझे लग ही गया था कि तुम एक मिसफिट हो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं एनोस, ये स्पेल कोई आम स्पेल नहीं है, ये हमारे डीमन लॉर्ड ने 2000 साल पहले दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, खासकर एक मिसफिट होने के बाद। और मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम मिक्स ब्लड भी हो और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम हम जैसे रॉयल्स के बीच में क्या कर रहे हो। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस तो सीधा अमीलिया को चैलेंज करने लगता है और वो अमीलिया को ये बताता है कि कैसे वो ये साबित कर रहेगा कि मिक्स ब्लड भी चेंज हो सकते हैं और वो भी एक डीमन किंग में बदल सकते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि अमीलिया एनोस की ये बातें सुनकर सीधा उसे एक पैक्ट साइन करने को बोलती है, जैसा उसने सेबास के साथ करा था। और हमें दिखता है कि उस पैक्ट के अंदर अगर एनोस गाइजा करने में नाकामयाब रहता है तो उसे उस स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा, पर अगर वो करने में कामयाब रहता है तो वो स्कूल में रह सकता है। और हमें दिखता है कि एनोस भी इस पैक्ट को हाँ कर देता है। कि तभी एनोस गाइजा के सिंबल को देखता है और वो अमीलिया से ये कहता है, मैम, आपको पता तो है ना कि ये सिंबल गलत है, इसमें कुछ खराबी है। और हमें दिखता है कि एमिलिया तो एनोस की सब बातें सुनकर बहुत चौंक जाती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे ये सिंबल 2000 साल से ऐसा ही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके डीमन लॉर्ड कुछ गलत चीज बनाए। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस एमिलिया को बिना पूछे उस सिंबल में थोड़ा छेड़छाड़ करता है और अचानक से उस सिंबल की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एमिलिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एनोस ने कुछ पल में ही उस सिंबल की पावर कैसे बढ़ा ली। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस एमिलिया से ये बोलता है, अच्छा मैम, तो आपको ये पता नहीं था, इस स्पेल में 7 क्लासेस हैं, जिसमें मेन क्लास पे लीडर होता है जो अपनी पावर सबको देता है, जिससे सब लोग ही लीडर पर डिपेंड होते हैं। और हमें दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर आखिरकार एमिलिया हार मान जाती है और वो एनोस को आखिरकार एक स्टूडेंट लीडर बना लेती है। और हमें दिखता है कि एनोस की ऐसी हरकत देखकर पूरी क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एनोस है कौन। और तभी एमिलिया सब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन करने को बोलती है जो जो लीडर की पोजीशन लेना चाहते हैं, जिसके बाद हमें आखिरकार उस अजीब सी लड़की का नाम पता चल जाता है जिसका नाम शाशा होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे वो वहाँ के सबसे पुराने एल्डर किंग्स में से एक की वंशज है
पर तभी हमें साशा के बारे में एक और बात पता चलती है। साशा का आखिरी नाम नेक्रोन होता है, जो कि मीशा का भी नाम होता है, और ये बात एनोस को भी पता चल जाती है, और एनोस जान जाता है कि साशा और मीशा आपस में बहनें हैं। पर हमें एक अजीब बात पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि कैसे मीशा साशा की छोटी बहन है, पर मीशा और साशा आपस में ज़रा सी भी बातें नहीं करते, और उन दोनों के घर वालों ने उन दोनों को अलग अलग टीम में भी डाल दिया था, जिसे सुनकर एनोस को सोचने लगता है। तभी एमिलिया एनोस को अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलती है, और हमें ये दिखता है कि कैसे एनोस सभी बच्चों को वापस अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो ये बताता है कि कैसे वो डीमन किंग ऑफ टेरेनी एनोस वोलगार्ड है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एमिलिया सभी बच्चों को अपना ग्रुप फॉर्म करने को बोलती है, जिसमें हमें सिर्फ 2 ही बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म करने की सोची है। पहली तो साशा होती है और दूसरा एनोस होता है, और हमें तुरंत ही ये दिखता है कि कैसे सभी बच्चे साशा की टीम में आना चाहते हैं, पर कोई भी बच्चा मीशा के सिवा एनोस के साथ नहीं आना चाहता। और मीशा एनोस को ये बताती है कि कैसे वो उसकी दोस्त है और वो उसका साथ हमेशा ही देगी। कि तभी अचानक से हमें दिखता है कि साशा उन दोनों की बातों के बीच में आ जाती है, और वो मीशा से ये बोलने लगती है, एनोस राइट। तुमने किस इंसान को अपना टीम मेंबर चुन लिया एनोस? इसको देखो, ये तो ना इंसान है ना डीमन है, ये तो बस एक जीती जागती डॉल है। मुझे नहीं पता था जो इंसान अपने आप को डीमन किंग बुलाता है उससे कमजोर लोग पसंद है। पर तभी एनोस साशा से ये बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि टॉल में ताकत नहीं आ सकती? अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम जादुई दुनिया में गलत ही आ चुकी हो। जाओ पहले डीमन किंग के बारे में पढ़ के आओ, फिर मुझसे बातें करना। और हमें दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर साशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और तभी वो अपने आंखों से एक अलग ही स्पेल यूज़ करती है, जिसे देखकर बाकी सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं। और हमें मीशा से तुरंत ये पता चल जाता है कि कैसे वो आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम की स्पेल है, जो बहुत ही खतरनाक स्पेल है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस पे तो साशा के किसी भी स्पेल का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, और उल्टा हमें ये दिखता है कि एनोस तो साशा को अपनी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और साशा खुद भी ये समझ नहीं पा रही होती कि आखिरकार एनोस के पास ये आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन आई कहाँ से, और वो थोड़ा सा एनोस से डरने लग जाती है। कि तभी एनोस साशा को एक ऑफर देता है कि कैसे वो उसकी टीम में ज्वाइन कर ले, जिससे मीशा और साशा आपस में अच्छे से बॉन्डिंग कर सकते हैं। पर साशा तो एनोस की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, और वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है, और शाम के वक्त हमें ये दिखता है कि एनोस और मीशा साथ में मिलकर अपनी अकेडमी से जा रहे होते हैं। कि तभी उनके सामने साशा भी आ जाती है, और साशा एनोस से ये बोलती है, हे एनोस, मुझे तुम्हारे साथ एक कंपटीशन चाहिए। आने वाले स्टूडेंट टेस्ट में मुझे तुमसे लड़ना है, और मुझे ये साबित करना है कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और देखो, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी और तुम्हारी टीम का हिस्सा बन जाऊंगी, पर अगर मैं जीती तो तुम मेरे हो जाओगे। टेंशन मत लो, मैं अपनी चीज़ों को बहुत प्यार से रखती हूँ। और हमें दिखता है कि एनोस के साथ ऐसी बातों के दौरान भी साशा की आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन बार बार एक्टिवेट होती रहती है, और वो ये सब चीज़ें कहकर वहाँ से चली जाती है। और एनोस को ये पता चल जाता है कि कैसे साशा के पास आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी पूरा कंट्रोल नहीं है, और वो अपने इमोशन से ही अपनी पावर्स कंट्रोल कर रही है। और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि आखिरकार स्टूडेंट टेस्ट का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि साशा अपनी पूरी टीम लेकर मीशा और एनोस को चैलेंज करने लगती है, और वो एनोस को फिर से एक पैक्ट साइन करने को बोलती है, जिसमें अगर वो हारी तो वो उनकी टीम का हिस्सा बन जाएगी, और अगर वो जीती तो एनोस उसका हो जाएगा। और ऐसे ही करते हुए आखिरकार ये कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि साशा लोगों की टीम अपनी डीमन मैजिक से एक बहुत ही बड़ा महल बना लेती है, और वो लोग उसके अंदर बैठकर सीधा एनोस और मीशा पर नजर रख रहे होते हैं। कि तभी एनोस मीशा से ये पूछता है कि उसको कौन सी क्लास दी गई है, जिसके बाद मीशा से हमें ये पता चलता है कि मीशा को गार्डियन क्लास दी गई है, जिसमें वो बहुत ही बड़े बड़े महल बना सकती है। और हमें आखिरकार गेम्स के रूल भी पता चलते हैं कि कैसे दोनों टीम में एक एक किंग है, और ये गेम तभी जीता जाएगा जब किंग ने खुद से हार मान ली होगी या किंग नॉकआउट हो गया होगा। कि तभी गेम के दौरान कुछ देर में ही हमें दिखता है कि एनोस और मीशा साथ में मिलकर 3 बहुत ही बड़े बड़े महल बना लेते हैं, जिससे साशा लोग ये समझते हैं कि कैसे एनोस लोग कोई चाल चल रहे हैं, तो उन्हें उन पर जल्दी से जल्दी हमला कर देना चाहिए। और हमें दिखता है कि साशा एनोस लोगों के कैसल पर हमला करने को बोल ही रही होती है कि अचानक से साशा की टीम वाले उसे ये दिखाते हैं कि कैसे एनोस उनके बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, और साशा भी एनोस को अपने इतने पास देखकर कुछ समझ नहीं पाती। कि तभी एनोस साशा से मन ही मन में बात करने लगता है, और हमें ये पता चलता है कि कैसे साशा एनोस को ऐसा देखकर थोड़ा घबरा रही है।
पर उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है और वो एनोस को ये बताती है कि कैसे चाहे कुछ भी हो जाए एनोस उनके मैजिक बैरियर को पार नहीं कर सकता जो उन्होंने अपने कैसल के बाहर लगा रखा है। पर हमें तो इसका उल्टा ही दिखता है, हमें दिखता है कि कैसे एनोस बिना कुछ करे ही बहुत ही आराम से उनके मैजिक बैरियर को पार कर देता है और हमें एनोस की बहुत ही खतरनाक ताकत भी दिखती है जिसमें वो पूरे कैसल को अपने एक ही हाथ से उठा देता है। और हमें दिखता है कि एनोस तो उस कैसल से एक ही हाथ से बच्चों की तरह खेलने लगता है और वो अपनी हल्की सी ताकत लगाकर उस कैसल को बहुत ही दूर जा फेंकता है। और हमें दिखता है कि उसकी ऐसी हरकत से शाशा और शाशा की टीम को बहुत ही ज़्यादा चोट आती है और वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार एनोस के पास इतनी ज़्यादा ताकत आ कैसे सकती है। पर तभी शाशा अपनी टीम से ये बोलती है, उठो उठो, मुझे पता है तुम लोगों में अभी जान नहीं है, पर क्या तुम चाहते हो कि ऐसा एक मिसफिट हम जैसे नोबल्स को हरा दे? हमने इसके लिए बहुत तैयारी कर रखी है, तो चलो अब हम इस मिसफिट को सबक सिखाएंगे और हम नोबल्स की सबसे खतरनाक स्पेल जियो ग्रेस का यूज़ करेंगे। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस तो शाशा की ऐसी डिटर्मिनेशन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हमें एनोस से ये पता चलता है कि कैसे जियो ग्रेस तो एक बहुत ही खतरनाक स्पेल है जो उसने ही 2000 साल पहले बनाया था और वो उस स्पेल को इतने समय बाद देखकर थोड़ा खुश होता है। और हमें तो ये दिखता है कि शाशा लोग तो सीधा अपने जियो ग्रेस की स्पेल एनोस के ऊपर फेंक देते हैं। पर जैसा कि हमें पता है कि एनोस तो असली डीमन किंग है, तो वो अपनी एक बहुत ही छोटी स्पेल से शाशा लोगों की इतनी बड़ी स्पेल को एक ही बार में हरा देता है और वो शाशा के अलावा उसके सभी टीम वालों को नॉक कर देता है। और हमें दिखता है कि शाशा की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और हमें दिखता है कि मीशा शाशा की ऐसी हालत देखकर सीधा उसके पास चली जाती है और सीधा उसकी हालत पूछने लगती है। पर शाशा तुरंत ही खड़ी हो जाती है और मीशा को ये बताती है कि कैसे वो एकदम सही है। और आखिरकार हमें दिखता है कि शाशा एनोस से हार मान जाती है और वो एनोस और मीशा को उनकी टीम में ज्वाइन करने के लिए हामी भर देती है। पर तभी हमें दिखता है कि शाशा एनोस से ये पूछती है कि आखिरकार वो उसे उसकी टीम में चाहता क्यों था और एनोस उसे ये बोलता है, वैसे सही बताऊं शाशा, मैं ये चाहता था कि तुम मीशा से अपनी बॉन्डिंग और मजबूत कर दो, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम दोनों में अभी भी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार बचा है। पर मुझे उससे भी ज़्यादा एक बात कहनी थी, मुझे तुम्हारी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। मुझे पता है आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन लाना कोई आम बात नहीं है, तो ज़रूर तुमने उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी होगी, पर अभी तक तुम उसे परफेक्ट नहीं कर पाई हो। पर चिंता मत करो, मैं हूं ना। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर शाशा थोड़ा शर्माने लग जाती है और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें दिखता है कि एनोस शाशा और मीशा को अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि एनोस के माता पिता शाशा और मीशा को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो सब साथ में मिलकर बहुत ही प्यारा सा डिनर करते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एनोस शाशा और मीशा को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो ये दिखता है कि कैसे शाशा और मीशा फिर से नज़दीक आ रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और आखिरकार एनोस शाशा और मीशा को उनके घर ड्रॉप कर वहाँ से जाने लगता है कि अचानक से शाशा एनोस को रोक देती है और उसे ये कहती है, थैंक यू एनोस, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी छोटी बहन को फिर से अपना दोस्त बना पाई। मुझे बस तुमसे एक आखिरी बात पूछनी है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि अगर तुम्हारी फेट पहले से ही लिखी गई हो तो क्या तुम उसे बदल सकते हो? और हमें दिखता है कि एनोस तो शाशा को ये बताता है कि कैसे चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फ्यूचर को बदल सकती है जब तक वो अपने प्रेजेंट को अच्छा रखे, और अगर वो ये चाहती है कि वो अपने फेट को बदले तो उसे अपना प्रेजेंट बदलना पड़ेगा। जिसे सुनकर हमें दिखता है कि शाशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी अचानक से शाशा एनोस को अपने पास बुलाने लगती है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस शाशा को मना करने लगता है, पर शाशा उसे बहुत ही प्लीज़ कहकर अपने पास बुलाती है, जिससे एनोस भी आखिरकार शाशा के पास आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि शाशा तो बिना रुके एनोस को सीधा लिप में किस कर देती है और वो तुरंत ही हट जाती है। पर वो एनोस को ये बताती है कि कैसे उसने ये सब सिर्फ दोस्ती के लिए करा है, तो एनोस को इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। और हमें दिखता है कि एनोस शाशा की ऐसी हरकतें देखकर उसका धन्यवाद कहता है और उसे ये बताता है कि कैसे उसे अच्छा लगा कि शाशा ने उसे अपना दोस्त माना, और शाशा भी ये सब चीज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि मीशा और शाशा साथ में मिलकर एनोस के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और हमें उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि कैसे उन दोनों को ही एनोस बहुत पसंद आ रहा है। और तभी हमें ये दिखता है कि शाशा मीशा से ये बोलती है, मीशा, मुझे पता है तुम्हें ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि एनोस और तुम ही हो जिसने मेरी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन को खूबसूरत बोला है। और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक तुम्हारे लिए जो भी करा, मुझे प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दो।
और हमें दिखता है कि मीशा साशा को बड़े ही प्यार से उसकी सारी गलतियों के लिए माफ़ी दे देती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगली सुबह ये दिखता है कि कैसे मीशा और आनोस आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी मीशा आनोस से एक मदद मांगती है और वो उसे ये बताती है कि कैसे कल साशा का बर्थडे है तो उसे साशा के लिए एक गिफ्ट चाहिए। तो क्या आनोस उसे कुछ सजेस्ट कर सकता है कि तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से साशा भी उनके पीछे आ जाती है और साशा भी सीधा आकर एनोस और मीशा के साथ बैठ जाती है। और तभी एनोस के पूछने के बाद साशा एनोस को ये बताती है कि कैसे अब से वो यहीं बैठेगी क्योंकि अब वो लोग टीम हो चुके हैं। कि तभी हमें साशा से एक और बात पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि कैसे साशा के बाकी टीम वाले भी एनोस के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस को ये बात पहले से पता होती है और वो साशा को ये बताता है कि कैसे उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है उन तीनों के अलावा। कि तभी साशा एनोस को इस एकेडमी का एक रूल बताती है कि कैसे बिना 7 मेंबर्स के वो लोग किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते और उन्हें अपने स्टूडेंट टेस्ट के लिए भी बाकी सब बच्चों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये एकेडमी का रूल है और वो लोग चाहकर भी एकेडमी के रूल्स नहीं तोड़ सकते। और हमें दिखता है कि एनोस को ये सब बातें थोड़ा अजीब लगती हैं। तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि अमीलिया पूरी क्लास के बच्चों को एक चीज बताने लगती है कि कैसे आज उन सब बच्चों को 7 में से एक एल्डर डीमन एम्परर पढ़ाने वाले हैं और वो उन सब लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें भी बताएंगे। और तभी हमें ये दिखता है कि अमीलिया खासकर एनोस को ये बताती है कि वो कुछ भी हो जाए एम्परर के खिलाफ कुछ भी ना बोले और एनोस भी उस चीज के लिए हामी भरने लगता है। पर एनोस को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार अमीलिया किस डीमन एम्परर की बातें कर रही है। कि तभी साशा एनोस की ऐसी हालत देखकर उसे ये बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा ही था कि तुम मिसफिट क्यों कहलाते हो। तुम्हें पता है हमारे डीमन किंग जब 2000 साल पहले मर गए थे, उन्होंने मरने से पहले टोटल 7 लोगों को अपनी जादुई ताकतें दी थी जिन्हें एल्डर डीमन एम्परर बोला जाता है। और उन 7 डीमन एम्परर का ये काम था कि वो लोग अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इस डीमन एकेडमी को बनाए और यहाँ पर बच्चों को और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेन करें डीमन किंग बनने के लिए। और हमें तो ये दिखता है कि एनोस साशा की इस बात पर हामी भरता है कि उसने 7 एम्परर्स को बनाया था, पर वो ये बात नहीं मानता कि उसने उनसे ये कहा था कि वो लोग डीमन एकेडमी बनाए। और हमें दिखता है कि आनोस को ये बात थोड़ा अजीब लगती है और वो ये सोचता है कि अगर ये बात सच है कि वही 7 डीमन एम्परर ने ये एकेडमी बनाई है तो वो ये सोचता है कि ये सब बच्चे इतने कमजोर कैसे हैं। कि तभी हमें दिखता है कि अचानक से वो डीमन एम्परर उस क्लास के अंदर आने लगता है और अमीलिया सब बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम आइविस नेक्रोन होता है। और हमें दिखता है कि क्लास में मौजूद सभी बच्चे आइविस को देखकर थोड़ा डरने लगते हैं और वो लोग शांति से बैठकर आइविस को चलते हुए देख रहे होते हैं। कि अचानक से एनोस उठकर आइविस से ये बोलता है, हे आइविस, कैसे हो? तुम तो वैसे ही लग रहे हो जैसा मैंने तुम्हें छोड़ा था। कि मेरी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? और हमें दिखता है कि एनोस की ऐसी हरकत देखकर क्लास में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और हमें दिखता है कि एमिलिया खुद भी आइविस से एनोस की ऐसी हरकत के लिए माफी मांगने लगती है। कि तभी हमें दिखता है कि आइविस एनोस से ये बोलता है, तुम्हें मैंने देखा देखा तो लग रहा है। तुम हो कौन? हम पहले भी मिले हैं क्या? और हमें दिखता है कि एनोस को ये बातें थोड़ा अजीब लगती है और वो आइविस को 2000 साल पहले की बातें याद करने को बोलता है। पर हमें तो आइविस से ये पता चलता है कि कैसे वो चाहकर भी 2000 साल पुरानी बातें याद नहीं कर पा रहा है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लड़का जो उससे ये सब चीजें बोल रहा है वो है कौन। और हमें दिखता है कि एनोस ये सब चीजें सुनकर सीधा आइविस के सामने खड़े हो जाता है और आइविस पर अपना जादुई स्पेल यूज करने लगता है, जिससे वो आइविस की पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश करता है। और हमें दिखता है कि पता नहीं क्यों एनोस को कुछ अजीब महसूस होता है और वो तुरंत ही अपना स्पेल रोक देता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वहां पर मौजूद सभी बच्चे एनोस की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और हमें दिखता है कि एनोस आइरिस को उसे पढ़ाने को बोलता है और हमें दिखता है कि ये सब चीजें कहकर एनोस वापस मीशा और साशा लोगों के साथ बैठ जाता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार आइरिस सभी बच्चों को अपनी फैमिली की स्पेशल स्पेल बताने लगता है जिसका नाम फ्यूजन स्पेल होता है। और हमें दिखता है कि सभी बच्चे सिवाय एनोस और साशा के आइविस की बातों का नोट ले रहे हैं। कि तभी साशा एनोस से पूछती है कि वो ये नोट क्यों नहीं ले रहा है। और हमें ये दिखता है कि एनोस को तो ये पहले से पता होता है कि आइरिस किसकी बातें कर रहा है और वो स्पेल को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है। पर एनोस के पूछने के बाद हमें साशा से ये पता चलता है कि कैसे आइविस नेक्रोन फैमिली का पूर्वज है और मीशा और साशा भी नेक्रोन फैमिली के अंदर ही आते हैं, तो उसने भी ये स्पेल बहुत पहले ही सीख लिया था। और हमें दिखता है कि साशा एनोस को ये भी बताती है कि कैसे सभी डीमन एम्परर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हैं और वो लोग किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करते और उसने खुद भी सिर्फ एक ही डीमन एम्परर से कुछ देर तक बातें करी थी। और हमें दिखता है कि एनोस को ये सब बातें थोड़ा अजीब लगती हैं। तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एनोस और आइविस साथ में मिलकर बातें करने लगते हैं एक सुनसान जगह पे, जहाँ पर आइविस एनोस से ये पूछता है, मुझे एक बात बताओ,
तुमने मेरे पे जो स्पेल यूज़ करा था उससे मैं 2000 साल पहले की बातें जान पा रहा था, पर वो सिर्फ कुछ ही देर तक रही थी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कैसे करा? और एनोस उसे ये बताता है कि कैसे उसने आइविस पर अपना मेमोरी स्पेल यूज़ करा था, पर उसे उसमें भी थोड़ा-सी अजीब बातें सुनाई दी। और हमें एनोस से ये पता चलता है कि कैसे जब उसने आइविस पर अपना माइंड स्पेल यूज़ करा था, तो उसे आइविस की यादों से ये पता चला कि कैसे उसके माइंड से भी थोड़ा छेड़खानी की गई है, जिससे उसके माइंड में उसके मास्टर जो असली डीमन किंग ऑफ टेरनी है, आनोस वोल्डेगार्ड का नाम बदलकर आवोस टेलहेविया रख दिया है। और हमें दिखता है कि आनोस को ये शक हो रहा है कि शायद किसी ने पूरी हिस्ट्री बदल दी है और ये सब चीजें करने वाला कोई आम शख्स नहीं है। और तभी हमें दिखता है कि आइविस आनोस से ये बोलता है, अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे मास्टर हो, असली डीमन किंग ऑफ टेरनी? मैं सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं, पर यह मुमकिन नहीं हो सकता। मैं कैसे मान लूं कि तुम असली डीमन किंग हो? क्या पता तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो फिलहाल के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी हरकत बहुत ही जानी पहचानी लग रही है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी यादें वापस लेकर आऊं, पर ये चीज अभी हम किसी और के सामने नहीं कह सकते। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम भी ये सब चीजें किसी को मत बताने की कोशिश करना। और ये सब चीजें बोलकर आइविस एनोस को वहां अकेला छोड़कर वहां से चले जाता है। कि तभी हमें दिखता है कि एनोस को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि कैसे किसी ने उसका नाम पूरी हिस्ट्री से ही मिटा दिया है, और उसे ये लग रहा है कि शायद कोई डीमन किंग ऑफ टेरनी के टाइटल का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी 2000 साल से। कि तभी आनोस ये सब चीजें सोच रहा होता है कि अचानक से एमिलिया भी आनोस के पास आ जाती है, और हमें दिखता है कि एमिलिया आनोस को एक बैच देती है और उसे ये बताती है कि कैसे उसी की टीम में से किसी एक ने ये बैच गिरा दिया है और वो साशा नहीं है। और हमें दिखता है कि आनोस को ये बात थोड़ा अजीब लगती है कि एमिलिया मीशा का नाम तक नहीं लेना चाहती। कि तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि एकेडमी के अंदर आनोस मीशा से मिलता है और उसे उसका बैज वापस दे देता है। पर एनोस मीशा के हाथ में एक लेटर देखता है और मीशा एनोस को ये बताती है कि कैसे वो लेटर उसे उसने दिया है जो उसे पाल रहे हैं। और हमें दिखता है कि एनोस को मीशा की बात समझ नहीं आती, पर मीशा उसे बताती है कि कैसे वो एक गुड लक चार्म है, तो उस लेटर को वो पढ़ भी नहीं सकती है। कि तभी हमें दिखता है कि एनोस दूर से साशा को भी देख लेता है और हमें दिखता है कि कैसे साशा के पास उसके पुराने टीम वाले आते हैं और वो सभी लोग मिलकर साशा से ये बोलते हैं, शाशा प्लीज तुम देखो तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता है ना शाशा, तुम कैसे इंसान के साथ रह रही हो? हमारी बात मानो, तुम उसको छोड़ के सीधा हमारे पास आ जाओ। वो दोनों तो एक मिसफिट है। और हमें दिखता है कि साशा को उनकी ये बातें सही नहीं लगती और वो तुरंत ही उन पर अपने आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाने लगती है और वो ये सब चीजें बोलकर उन्हें वहां से जाने को बोलती है, जिसके बाद वो सीधा एनोस और मीशा के पास आ जाती है। तभी कुछ देर बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि एमिलिया सभी क्लास को एक डंजन के बाहर लेकर आती है और वो सबसे ये बोलती है, तो बच्चों, तुम्हारा स्वागत है हमारे डीमन एकेडमी के सबसे बड़े डंजन में, जिसका नाम डेल्स गेट है। मैं तुम्हें ये बता दूं कि आज तुम्हारा डंजन एग्जाम है। उससे पहले ये क्या, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? 2 से ज़्यादा टीमें हैं। चलो देखते हैं किसकी टीम जीतती है। तो बच्चों सुनो, तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत सिंपल है। डेल्स गेट डंजन के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो तुम्हें कलेक्ट करके आने हैं, और अगर तुम लोग वो टूल कलेक्ट करने में कामयाब रहते हो तो वो टूल तुम्हारे किंग को जाता है और वो पॉइंट्स पूरी टीम को जाता है। तो चलो बिना किसी देरी के हमारा एग्ज़ाम शुरू करते हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि सभी बच्चे बिना किसी देरी के सीधा डंजन की तरफ जाने लगते हैं। पर वहीं हमें ये दिखता है कि साशा तो एनोस को जल्दी से जल्दी डंजन के अंदर आने को बोलती है, पर तभी एनोस साशा से ये बोलता है, शाशा सुनो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस डंजन के अंदर एक सेप्टर के बारे में पता है जो हमें पूरे मार्क्स दे सकता है। पर हमें तो ये दिखता है कि साशा एनोस की ये बातें सुनकर उसे बोलती है कि कैसे सब लोगों को ये लगता है कि सेक्टर सिर्फ एक वहम है। पर एनोस से ये बताता है कि कैसे वो गलत बात नहीं है, क्योंकि एनोस ने ही 2000 साल पहले ये डंजन और वो सेप्टर बनाया था। और ऐसे ही करके वो लोग आखिरकार उस डंजन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर तक चलने के बाद हमें ये दिखता है कि साशा एनोस लोगों को पीछे छोड़ देती है। और तभी एनोस मीशा से ये बोलता है कि कैसे उस डंजन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो साशा को गिफ्ट के लिए दे सकती है, और वो उसे चुनने को बोलता है। और एनोस मीशा को ये भी बताता है कि कैसे वो खुद मीशा के लिए वहाँ से कोई गिफ्ट देने वाला है, वो भी मीशा के बर्थडे के लिए। और हमें मीशा से ये पता चलता है कि कैसे उसका बर्थडे साशा से एक दिन बाद होता है। पर तभी हमें दिखता है कि साशा एनोस लोगों को वापस उनके साथ बुलाने लगती है, और ऐसे ही चलते हुए हमें ये दिखता है कि एनोस, साशा और मीशा लोग डंजन के अंदर जाते हुए एक दीवार के पास अटक जाते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि उनके आगे बस एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है।
और हमें दिखता है कि साशा तो ये समझती है कि वो लोग किसी गलत जगह आ गए हैं, पर तभी हमें दिखता है कि एनोस तो साशा को ये बताता है कि कैसे वो बिल्कुल सही जगह है, और वो बिना समय बर्बाद किए सीधा उस दीवार पर चलने लगता है और वो दीवार को सीधा तोड़ देता है। और हमें दिखता है कि वो तो एक अलग ही अनदेखा रास्ता है। और हमें साशा और मीशा लोगों से ये पता चलता है कि कैसे उनमें से कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि इस डंजन में ऐसा भी रास्ता है। पर तभी एनोस मीशा लोगों को ये बताता है कि कैसे उसने वो सेप्टर सीधा इस डंजन के सबसे नीचे लेवल पर रखा था, जो उसके अलावा बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें दिखता है कि एनोस लोग सीधा उस सेप्टर के बंद किए हुए दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। पर तभी हमें एनोस से एक अजीब बात पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि कैसे एनोस को ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने डंजन के लोअर लेवल के साथ बहुत छेड़खानी करी है। पर तभी हमें ये दिखता है कि साशा और मीशा लोगों को वो दरवाज़ा देखकर ये समझ में आ जाता है कि उस दरवाजे पर एक बहुत ही खतरनाक स्पेल यूज़ करा गया है। और मीशा से हमें ये पता चलता है कि कैसे साशा का जियोगेस स्पेल भी उस दरवाजे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर तभी हमें एनोस की ताकत फिर से दिखती है, जहाँ पर वो बिना किसी स्पेल को यूज़ करे हुए वो बहुत ही ज़्यादा बड़े दरवाजे चंद पलों में ही खोल देता है। और हमें दिखता है कि साशा और मीशा ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और आखिरकार हमें वो सेप्टर भी दिख जाता है। और हमें दिखता है कि साशा तो वो सेप्टर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सीधा उस सेप्टर को छूने की बातें करने लगती है। और एनोस उसे ऐसा करने को बोलकर मीशा को एक दूसरे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि बहुत सारी जादुई जादुई चीज़ें होती हैं। और हमें दिखता है कि एनोस मीशा को उनमें से कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर साशा को गिफ्ट देने के लिए बोलता है। और हमें तो ये दिखता है कि मीशा को तो कुछ ही देर में साशा के लिए एक बहुत ही सुंदर कपड़ा पसंद आ जाता है। और हमें एनोस से ये पता चलता है कि कैसे वो कपड़ा इमॉर्टल फ्रेम का कपड़ा है, जिसे पहनने वाले के पास आग की इमॉर्टल ताकत आ सकती है। और हमें ये दिखता है कि कैसे मीशा साशा के लिए ये गिफ्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। और वहीं हमें मीशा की सॉफ्ट साइड भी दिखती है कि कैसे सच में मीशा साशा की बहुत ही ज़्यादा केयर करती है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर में ही हमें दिखता है कि मीशा और एनोस साथ में मिलकर साशा के पास आ जाते हैं और एनोस भी बिना समय बर्बाद किए मीशा से वो गिफ्ट देने को बोलता है। जिसके बाद हमें साशा और मीशा का एक बहुत ही सुंदर बॉन्ड दिखता है, जहाँ पर मीशा साशा को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है और हमें दिखता है कि साशा को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो मीशा को बहुत धन्यवाद करती है। और हमें दिखता है कि साशा से तो बिल्कुल रुका नहीं जाता और वो तुरंत ही वो कपड़ा पहनने की बातें करती है और वो तुरंत ही एनोस को वहाँ से बाहर जाने को बोलती है, क्योंकि वो वहाँ चेंज कर रही है। और हमें दिखता है कि एनोस वापस वो ट्रेजर वाले कमरे में जाने लगता है और तभी मीशा जाते हुए एनोस को बहुत धन्यवाद करती है कि उसकी वजह से आज वो इतना ज़्यादा खुश हो पाई। और तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एनोस को कुछ अजीब फील होता है और वो सीधा उस ट्रेजर वाले रूम से बाहर निकलता है, जहाँ पर वो अपने सामने ये दिखता है कि साशा ने तो मीशा पर बहुत ही जानलेवा हमला कर दिया है और मीशा एकदम बेहोश साशा के सामने पड़ी हुई है। कि तभी साशा एनोस से बोलती है, आखिरकार तुम बड़ी जल्दी आ गए यार, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आओगे। अगर मुझे पता होता तो मैं इस डॉल का खेल कब का ख़त्म कर देती। पर चलो, अब तुम आ ही गए हो तो अब तुमने मेरी ये साइड देख ही ली है। लड़के कितने मासूम होते हैं, एक किस दे दी तो तुम्हें लगा कि मैं तुम पे पिघल गई हूँ। मुझे तो इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आना था और अब मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट आकर रहूँगी। वहीं हमें दिखता है कि एनोस साशा की ऐसी हरकतें देखकर ये बोलता है, अच्छा साशा, तुम तो बड़ी कमजोर निकली। मुझे लगा नहीं था कि अगर कोई इंसान किसी को धोखा देना चाहता हो तो वो बस एक छोटे से चाकू से उस पर एक हमला करेगा। मुझे तो तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मीशा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे अलग अलग जगह पर फेंक दोगी। पर तुम तो मेरी उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी। क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? और हमें दिखता है कि सच में साशा को एनोस की ये सब बातें सुनकर थोड़ा घबराहट तो हो रही होती है। और हमें दिखता है कि साशा तो तुरंत ही एनोस को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है और एनोस से ये बोलती है कि कैसे उसे मीशा की चिंता नहीं हो रही, क्योंकि मीशा सच में बहुत ही ज़्यादा घायल लग रही है, जिससे उसकी जान कभी भी जा सकती है। पर तभी एनोस साशा से ये बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें अब मीशा की चिंता हो रही है क्या? वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी टीम का हिस्सा थी। अगर तुम ये सेप्टर अपने पास भी रख लेती तो ये मुझे ही बिलोंग करता। पर अब जैसे तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता। पर तभी हमें ये दिखता है कि साशा तो घायल मीशा के बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोलने लगती है और उससे ऐसा कहती है कि कैसे वो एक डॉल जैसी ही रह जाएगी अगर वो कभी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हुई। और हमें दिखता है कि साशा तो मीशा से मन ही मन सिर्फ इस बात के लिए नफरत करती है क्योंकि वो साशा को उसके हर एक झूठ के लिए माफ़ कर देती थी और उसने ये सब चीज़ें पहली बार नहीं करी थी, जिससे साशा को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ये समझ रही थी कि मीशा जानबूझकर अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है।
कि तभी हमें दिखता है कि एनोस मीशा के पास आ ही रहा होता है कि अचानक से साशा मीशा के ऊपर एक कंडीशनल मैजिक यूज कर देती है, जिसमें हमें दिखता है कि कैसे अगर वो चाहे तो वो तुरंत ही मीशा के दिल पे लगे हुए चाकू को और भी ज्यादा अंदर घुसा सकती है। और तभी हमें दिखता है कि साशा ये सब चीजें कर कर एनोस से ये बोलती है कि कैसे वो अगर ये चाहता है कि मीशा सलामत रहे तो उसे जाने दे, क्योंकि वो भी इतना जल्दी मीशा की जान नहीं बचा सकता। और तभी हमें दिखता है कि साशा वहां से भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि एनोस तो कुछ ही पल में साशा को रोक लेता है। और हमें उल्टा मीशा की तरफ देखकर ये पता चलता है कि कैसे मीशा के घाव तो तुरंत ही भर जाते हैं। और साशा ये सब चीजें देखकर समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार एनोस ये सब चीजें कर कैसे रहा है। कि तभी एनोस साशा से ये बोलता है, साशा, तुम्हें क्या लगा कि तुम चालाक हो? तुम्हें अभी पूरे 2000 साल और जीने पड़ेंगे मेरे बराबर आने के लिए। मुझे तो उस समय पता चल गया था जिस समय तुमने मीशा से गिफ्ट लिया और तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मैं तुम्हारा नेचर पहले ही जान चुका हूँ और तुम्हारी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती है। और मुझे पता चल गया था कि तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली हो, तभी मैंने वो इल्यूजन बनाया था। और वो असली मीशा थी भी नहीं। पर मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। मुझे ये जानकर तो अच्छा लगा कि तुम मीशा के बारे में जो भी बोल रही थी वो झूठ था, क्योंकि तुम्हारी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारी इमोशन पर डिपेंड करती है। और तुमने मीशा के लिए कुछ भी बोला हो, तुम्हारी आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन एक भी बार एक्टिवेट नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे इमोशन उस बात पे थे ही नहीं और तुम ये सब एक एक्टिंग की तरह बता रही थी। पर चलो, अच्छा है, अब तुम्हारे पास समय है मुझे सब कुछ बताने का। पर हमें तो ये दिखता है कि साशा तो एनोस से भागने की कोशिश करती है, पर एनोस तुरंत ही साशा को एक जगह पर रोक देता है। कि तभी मीशा भी वहां जाती है और मीशा एनोस से साशा को माफ कर देने को बोलती है। और एनोस मीशा से ये बोलता है कि क्या वो सच में ये चाहती है, और मीशा इस बात पर हामी भरती है। और एनोस तुरंत ही साशा को छोड़ देता है। और हमें दिखता है कि मीशा तो साशा के पास आ ही रही होती है कि साशा उसे रोक देती है, और साशा तुरंत ही वो सेप्टर पकड़कर वहां से भाग जाती है। और तभी हमें दिखता है कि एनोस मीशा से सच बताने को बोलता है, और वो ये बताता है कि कैसे उसे ये तो पता है कि मीशा कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। कि तभी मीशा एनोस से ये बोलती है, एनोस, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें ये सच बता रही हूँ, पर मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तुम्हें पता है, कल जब मेरा बर्थडे होने वाला है उसके रात 12 बजे मैं गायब हो जाऊंगी इस दुनिया से, और मेरा एक अंश भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैं मीशा नेक्रोन इस दुनिया की हुई नहीं। सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि मीशा और एनोस आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मीशा एनोस को ये बता रही होती है कि कैसे वो अपने आने वाले बर्थडे में गायब होने वाली है। और एनोस द्वारा पूछे जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि मीशा दरअसल साशा का ही एक हिस्सा है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे एनोस को इस बात का हल्का सा शक हो गया था, क्योंकि एनोस जानता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना कोई आम बात नहीं होती। और साशा ने तो बहुत ही आराम से मीशा के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट खुद ही तोड़ दिया, जिससे एनोस को हल्का सा शक तो हो गया था कि साशा में कुछ तो अलग बात है। और तभी एनोस मीशा से ये बोलता है, अच्छा, मुझे याद है 2000 साल पहले एक ऐसी स्पेल बनाई गई थी जो एक आत्मा को 2 हिस्सों में बदल देती है, जिससे दूसरे हिस्से में भी उस आत्मा की थोड़ी सी ताकत आ जाती है। और मुझे सिर्फ एक शक है, क्या आइविस ने ही तुम दोनों को ऐसा बनाया था? और हमें दिखता है कि मीशा एनोस की बात पर हामी भरती है। तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एनोस और मीशा की बातों के दौरान मीशा एनोस को ये बताती है कि कैसे आइविस ने ही उन दोनों को ऐसा बनाया था, और उसने उन दोनों को ऐसा सिर्फ उनकी ताकतें बढ़ाने के लिए बनाया था। और आखिरकार हमें उस स्पेल का नाम पता चलता है जिसका नाम डीनो चिक्सिस होता है। और मीशा एनोस से ये कहती है, एनोस, तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तुम्हें पता है, मैं अपनी ज़िंदगी एक गुमनाम से शरीर में ही जी रही थी। मुझे इस पूरे डीमन वर्ल्ड में कोई जानता तक नहीं था, पर तभी मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तुमने मुझे एक सच्चा दोस्त माना। मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ बदल गई और मेरी इतनी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने कुछ अच्छा महसूस करा। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस मीशा की ऐसी बातें सुनते हुए उसे जल्दी से अपने गले लगा लेता है और उसे शांत रहने को बोलता है, और उसे ये बताता है कि कैसे चाहे कुछ भी हो जाए वो मीशा को इस दुनिया से गायब नहीं होने देगा। और वो मीशा से ये कहता है, मीशा, तुम्हें पता है, मैंने अभी तक अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें मिस करी हैं। एक तो रिग्रेट, जो मुझे कभी नहीं हुआ, और एक लाचारी, जो मुझे कभी होगी भी नहीं। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। मुझसे ये वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने जीने की चाह कभी नहीं छोड़ोगी। चलो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मुझसे कुछ भी मांग लो,
और हमें दिखता है कि मीशा तो एनोस से सिर्फ एक चीज़ मांगती है। वो एनोस से ये बोलती है कि कैसे उसे साशा से फिर से दोस्ती करनी है और एनोस उसकी इस बात पर हामी भर देता है। और हमें दिखता है कि मीशा और एनोस साथ में मिलकर साशा के पास जाने की बात करते हैं और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें साशा दिखाई जाती है जो उस डंजन के लोअर लेवल से बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक से एनोस और मीशा भी उसके पीछे आ जाते हैं और एनोस साशा को ये बताता है कि कैसे वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगा जब तक मीशा अपनी इच्छा पूरी नहीं कर लेती। और तभी हमें दिखता है कि मीशा साशा से ये पूछने लगती है कि क्या सच में वो मीशा से नफरत करती है और मीशा ये बोलती है, चलो एनोस, एक डील करते हैं। हम लोग एक डोल करेंगे। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी डॉल की बात मानूंगी और उससे बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ, पर अगर मैं जीती तो एनोस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और हाँ, तुम्हें मुझे जादुई सर्कल बनाने का टाइम भी देना है। उसके बाद अगर तुम उस सर्कल को कंट्रोल कर पाए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम जीत गए हो, और नहीं कर पाए तो तुम्हें पता ही है। और एनोस साशा की ऐसी बातों पर हामी भर देता है और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि साशा बहुत ही मेहनत करके कुछ मैजिकल सर्कल्स बनाने लगती है और आखिरकार आधी रात होने से पहले साशा वो सर्कल्स बनाने में कामयाब रहती है। और तभी हमें साशा से ये पता चलता है कि कैसे वो जादुई सर्कल्स उसने खुद ही इन्वेंट करे हैं और एनोस को बस उनमें से एक को ही कंट्रोल करना है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस साशा के दोनों सर्कल्स को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है और आखिरकार एनोस साशा से की गई बेट जीत जाता है, जिसे जीतने के बाद एनोस साशा को मीशा के सवालों का जवाब देने के लिए बोलता है। पर हमें तो साशा के थोड़ा मन की बातें पता चलती हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैसे साशा बचपन से ही बहुत ही डरी हुई लड़की थी और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। पर उसकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ मीशा ने ही उसका साथ दिया और उसे अपने पाँव पर खड़ा होने पर मजबूर करा। और हमें दिखता है कि मीशा की ऐसी हरकत देखकर साशा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती थी। पर हमें दिखता है कि साशा ने तो बहुत पहले से ही ये सोच लिया था कि वो मीशा को इस जादू से आज़ाद करा कर रहेगी और उसकी डेस्टिनी बदल कर रहेगी। और हमें दिखता है कि साशा तो बचपन से ही मीशा के जादू के खिलाफ कुछ न कुछ करने की कोशिश हमेशा करती थी। और तभी हमें साशा से ये पता चलता है कि कैसे उसके ये दो जादुई सर्कल और कुछ नहीं मीशा को बचाने की ही स्पेल है, जिसमें अगर मीशा साशा से इस स्पेल के अंदर रहते हुए थोड़ा सा भी नफरत करती है तो साशा की जगह मीशा उसकी ज़िंदगी जी सकती है। और आखिरकार हमें ये पता चल जाता है कि साशा मीशा को इतना तंग क्यों करती थी और उसे इतना ज़्यादा तकलीफ देना क्यों चाहती थी, ताकि मीशा साशा से नफरत करने लगे और वो अपने इस स्पेल के ज़रिए मीशा के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दे। और हमें दिखता है कि साशा अपने आखिरी समय में भी मीशा को अपना सच बताने से मना कर देती है और वो मीशा के सामने खुद को और भी ज़्यादा गलत दिखाने की कोशिश करती है, जिससे मीशा साशा के आखिरी समय में भी साशा से नफरत करे। पर हमें तो ये दिखता है कि साशा का प्लान बहुत ही बुरी तरीके से फेल होता है और साशा मीशा को देखकर ये समझ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मीशा उससे नफरत नहीं कर सकती। और हमें ये दिखता है कि मीशा साशा से बहुत ही प्यार से बातें करने लगती है और साशा को ये बताती है कि कैसे चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे कभी भी नफरत नहीं कर सकती और वो तो बस उसका एक छोटा सा पार्ट है, जिसे जाने के बाद वो उसके साथ हमेशा ही जिंदगी भर के लिए रहेगी। पर हमें तो ये दिखता है कि साशा मीशा की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बार बार मीशा को रोकने की कोशिश करती है। और तभी मीशा एनोस से बोलती है, मेरी आखिरी इच्छा जो मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में जी थी, थैंक यू एनोस, फिर से तुमने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। मैं मीशा से वापस दोस्ती कर पाई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस उन दोनों से ये बोलता है, थैंक यू किस बात का? तुम्हें तो मैंने अभी असली जादू दिखाया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी अलग होने दूंगा? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं एनोस वोल्डिगार्ड, असली डीमन किंग ऑफ टेरनी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आइविस ने स्पेल तो बहुत अच्छा बनाया था, पर मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम स्टार्टिंग में तो एक डीमन से 2 डीमन में बदले हो ना, तो तुम सोचो अगर तुम पास में जाकर अपने उन दोनों डीमन सेल्फ से वापस मिलोगे तो क्या होगा। एक तरफ तुम होगे जिनका टाइम खत्म होने वाला है और एक तरफ वो होंगे जिनका शुरू हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा होगा तो तुम दोनों उन दोनों से जुड़ोगे नहीं? क्या तुम्हारा फ्यूजन नहीं होगा? पर उसके लिए सिर्फ तुम्हें ही पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को ही अपनी पास्ट सेल्फ से फ्यूज होना है ताकि तुम दोनों 2 अलग डीमंस में बदल जाओ।
और आखिरकार हमें दिखता है कि साशा और मीशा को एनोस की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही हल्की सी होप आने लगती है कि अब उन दोनों को अपनी अलग अलग ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। और तभी हमें दिखता है कि एनोस उन दोनों के नीचे एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कल बना लेता है और उन दोनों को ये बताता है कि कैसे वो लोग पास में सिर्फ उसकी ताकत की वजह से ही जा सकते हैं, तो उन्हें उस पर बहुत भरोसा करना पड़ेगा और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वही असली डीमन किंग ऑफ टेरनी है, ना कि वो धोखेबाज जो उन्हें 2000 साल से धोखा दे रहा है कि वही डीमन किंग है। और हमें दिखता है कि साशा और मीशा एनोस की बातों पर हामी बनने लगते हैं और तभी हमें दिखता है कि मीशा और साशा तैयार हो ही रहे होते हैं कि अचानक से एनोस के ऊपर आइविस हमला कर देता है और आइविस एनोस के अंदर एक बहुत ही बड़ी तलवार घुसा देता है और वो ये बोलने लगता है, ये दोनों बहनें हमारे आने वाले डीमन किंग के लिए एक वेसल बनेंगी, जिससे आखिरकार मेरे मास्टर इस पूरे डीमन किंगडम पर वापस राज करेंगे और ये होकर रहेगा, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। पर तभी हमें दिखता है कि आइविस की बातों के दौरान एनोस तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है और वो आइविस को बिना किसी मेहनत के बहुत ही हल्के से हमले से बहुत ही दूर जा फेंकता है और हमें दिखता है कि एनोस को तो आइविस के हमले से कुछ भी नहीं होता और वो आइविस को ये बताता है कि कैसे अभी उसके पास उसके साथ खेलने का समय नहीं है और ऐसा कहकर एनोस वापस साशा और मीशा को पास में भेजने की तैयारी कर देता है। और तभी हमें दिखता है कि एनोस की स्पेल के दौरान अचानक से वहाँ का पूरा समय रुक जाता है और मीशा और साशा तो बहुत शौक होते हैं कि आखिरकार वहाँ हो क्या रहा है। पर तभी हमें दिखता है कि एनोस उन्हें ये बताता है कि कैसे उनकी मुलाकात समय के भगवान से होने वाली है, जो हर जगह का समय कंट्रोल करता है और कभी भी किसी समय के साथ छेड़खानी हो रही होती है तो वो सीधा हेवन से निकलकर वो चीज़ें देखने आता है। और तभी हमें उन तीनों के सामने वही गॉड ऑफ टाइम दिखता है जिसका नाम ह्यूगो लरावियास होता है और एनोस ह्यूगो से ये बोलता है कि कैसे उसे सिर्फ इन दोनों को बचाना है, पर ह्यूगो तो एनोस की एक भी नहीं सुनता और उल्टा वो एनोस को ये बताता है कि कैसे अब वो उसे उसके कर्मों की सजा देने वाला है। और इतना कुछ कह के ह्यूगो सीधा घायल आइविस को अपने पास लेकर आ जाता है और वो उसके सारे जोड़ भी भर देता है और हमें दिखता है कि ह्यूगो तो आइविस को अपनी सारी ताकत देकर उसे एनोस का खात्मा करने को बोलता है और हमें दिखता है कि आइविस सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है और हमें ये दिखता है कि आइविस बिना समय बर्बाद किए सीधा एनोस पर हमला करने लगता है, पर एनोस साशा और मीशा को आइविस के हमले से बचाने में कामयाब रहता है और ऐसे ही करते हुए हमें ये दिखता है कि साशा और मीशा हल्का सा आइविस को देखकर एनोस के लिए घबराने लगते हैं और एनोस उन्हें बार बार ये कह रहा होता है कि कैसे उन्हें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। कि तभी हमें दिखता है कि आइविस एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है और वो अपनी नई नई ताकतों से अपनी एक तलवार वापस एनोस के सिरे के आर पार पहुंचाने में कामयाब रहता है और हमें दिखता है कि एनोस सच में इस बार मारा जा चुका है और आइविस अपनी नई ताकतों से सीधा एनोस को उस जगह से गायब कर देता है और आइविस इतना कुछ करके ये बोलता है, आखिरकार मेरा 2000 साल पहले का वादा आज जाकर पूरा हुआ। तुमने हमारे डीमन किंग होते हुए भी हमें उस जंग में अकेला छोड़ दिया था। उस दिन से ही तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी और आज आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। पर तभी हमें ये दिखता है कि एनोस तो वापस आइविस के पास आ जाता है, जिसे देखकर आइविस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एनोस वापस कैसे आ गया। और एनोस आइविस से ये बोलता है, आइविस, जानकर अच्छा लगा कि तुम मुझे भूले नहीं हो, पर ये क्या तुम भूल गए? तुमने तो मुझे सिर्फ मारा ही था और तुम्हें ये सच में लगता है कि मौत मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? आइविस, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? और हमें तो ये दिखता है कि आइविस अपने सामने एनोस को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार एनोस के अंदर इतनी ताकत आ कैसे सकती है। और हमें दिखता है कि आइविस एनोस से डरकर उसे दूर चले जाता है और तभी आइविस एनोस और मीशा लोगों के लिए अपने नई शक्ति से उनका पूरा समय रोक देता है और हमें ये दिखता है कि कैसे आइविस के नए जादू से आइविस पूरी दुनिया में सबका समय रोक देता है और इतना कुछ करने के बावजूद भी आइविस एनोस को नहीं रोक पाता। और हमें दिखता है कि एनोस पर तो आइविस के एक भी स्पेल का कोई असर नहीं हो रहा है, जिसे देखकर आइविस खुद भी बहुत ही ज्यादा डर रहा है और आइविस बिना रुके सीधा एनोस पर वापस हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी एनोस आइविस को रोकते हुए ये बोलता है, साशा खुश थी क्योंकि वो अपनी जान अपनी बहन के लिए कुर्बान करने वाली थी और मीशा इसलिए खुश थी क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ कुछ पल बिताए थे, वो भी अच्छी यादों के साथ। तुम्हें क्या लगता है डीमन किंग खाली एक टाइटल है? अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम बहुत गलत हो आइविस। मेरा डीमन किंग टाइटल मेरी पहचान है। भले ही मैं इस दुनिया से गायब हो गया था,
पर मैं अपने परिवार को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। शाशा, मीशा, तुम्हें मुझे सुनना होगा। तुम्हें किसी और पर नहीं, मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा और तुम दोनों को आपस के प्यार को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और ये समझना होगा कि कैसे एक दूसरे के बिना तुम दोनों ही अधूरे हो। तभी मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो। और हमें दिखता है कि आखिरकार मीशा और शाशा एनोस की ऐसी बातें सुनकर अपने आप को पूरा एनोस को सौंप देते हैं और वो अपना पूरा भरोसा एनोस पर करने लगते हैं, जिससे आखिरकार एनोस मीशा और शाशा की मदद कर पाता है समय में पीछे जाने के लिए। पर तभी हमें दिखता है कि एनोस सच में आइविस को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो आखिरकार आइविस के खिलाफ अपनी एक बहुत ही खतरनाक जादुई तलवार बाहर निकालता है और वो आइविस को ये बताता है कि कैसे वो अभी उसके घर में है और डेल्सिगेट सिर्फ उसका डंजन नहीं है, वो उसका कैसल है। और अब एनोस आइविस को एक असली डीमन किंग की ताकत दिखाएगा और हमें दिखता है कि एनोस सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उसकी ऐसी ताकत देखकर आइविस को ये समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। पर एनोस आइविस से उसके आखिरी हमले में ये बोलता है, मेरे हमले को देखकर अपने डर के आगे सिर्फ एक बात याद करना कि तुम्हारी आखिरी निशानी सिर्फ मेरे हाथों से होगी और तुम जब भी मुझसे टकराओगे तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए कि मेरा नाम एनोस वोल्डिगार्ड है, असली डीमन किंग। और हमें दिखता है कि ऐसा बोलकर एनोस आइविस पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जिससे वो आइविस के टुकड़े टुकड़े करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वहां पर सब नॉर्मल हो जाता है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस वापस आइविस को जिंदा करने में कामयाब रहता है और हमें एनोस से पता चलता है कि कैसे आइविस तो उसका ब्लड बाउंड सर्वेंट है, जिसका मतलब यह है कि आइविस तब तक नहीं मर सकता जब तक एनोस खुद नहीं मर जाता। और हमें दिखता है कि आइविस को भी अब ये भरोसा हो गया है कि एनोस ही असली डीमन किंग ऑफ टेरनी है और वो एनोस की रिस्पेक्ट करने लगता है और एनोस आइविस से पूछता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या गया था। पर हमें तो ये दिखता है कि आइविस की यादें अभी भी बहुत धुंधली हैं और उसे ये भी नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। पर उसे एक चीज का शक है, उसे ये लगता है कि शायद उसे 2000 साल पहले मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसके रेजरेक्शन के वक्त उसके साथ ये जादू किया गया होगा जिसमें उसे किसी और चीज पर भरोसा करने को बताया गया होगा। और हमें दिखता है कि एनोस को भी यही लगता है और एनोस उसे बताता है कि कैसे उसे ये लगता है कि वही बहरूपिया जो अभी डीमन किंग बनने का नाटक कर रहा था, उसी ने ये सब चीजें कर रखी हैं। तो वो आइविस को एक टास्क देता है, वो ये बताता है कि कैसे वो ये चाहता है कि सब लोगों को यही यकीन हो कि यहाँ पर कोई लड़ाई हुई नहीं थी, जिससे आइविस बाकी डीमन एल्डर्स पर नजर रख सकता है और वो ये बता सकता है कि आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। और आइविस उसकी बातों को मानकर वहां से चले जाता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि आखिरकार शाशा और मीशा अब टाइम ट्रेवल से वापस आ जाते हैं और वो एनोस से पूछते हैं कि क्या वो उसके जादू में कामयाब रहा और एनोस उन्हें हाँ बताता है और एनोस उन्हें ये भी बताता है कि कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर जाना होगा, अगर वो लोग समय में पहुंचे तो उन्हें एक परफेक्ट स्कोर भी मिल सकता है। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार वो तीनों उस डंजन से बाहर निकलने में कामयाब रहते हैं। पर तभी हमें शाशा और मीशा का एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट दिखता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि कैसे शाशा और मीशा सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो दोनों चाहते थे कि वो लोग हमेशा एक साथ रहें और आखिरकार एनोस की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है और वो दोनों एनोस का बहुत धन्यवाद करते हैं। पर तभी हमें दिखता है कि एनोस मीशा को वही रिंग देता है जो उसे उस डंजन की ट्रेजरी में दिखी थी और हमें दिखता है कि मीशा एनोस का ऐसा तोहफा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और तभी एनोस शाशा को थोड़ा छेड़ने लगता है कि कैसे उसे शाशा की फ्रेंडशिप केस बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, जिससे शाशा थोड़ा शर्माने लगती है और वो लोग हंसी खुशी वापस अपने घर चले जाते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें 2000 साल पहले की बात दिखाई जाती है, जहां पर एनोस और उसकी आर्मी एक पहाड़ पर खड़ी होती है कि तभी अचानक से एनोस की आर्मी के सामने इंसानों की तरफ से सबसे ताकतवर स्पिरिट्स में से एक तो वाटर स्पिरिट नियो खड़ी हो जाती है और हमें ये दिखता है कि नियो कुछ ही देर में एनोस की सारी आर्मी को गिराने में कामयाब रहती है। पर तभी एनोस नियो को देखकर उसकी तरफ अपने एक जादुई हमले से हमला करने वाला होता है कि तभी हमें दिखता है कि एनोस के बगल में उसका सेकंड इन कमांड जिसका नाम शीश होता है, वो उसे ये हमला करने से रोक देता है और वो एनोस को ये समझाता है कि कैसे ये वाटर स्पिरिट एनोस के सामने कुछ भी नहीं है और अगर एनोस इस पर हमला करता है तो वो अपना हमला बर्बाद ही करेगा। और शीश खुद जाकर उस वाटर स्पिरिट को हराने की बातें करने लगता है। पर हमें ये दिखता है कि एनोस शीश की ऐसी बातें सुनकर शीश को एक शर्त रखता है कि अगर शीश एक ही हमले में उस वाटर स्पिरिट को हरा पाया तो वो शीश की कोई भी एक इच्छा पूरी कर देगा। और हमें ये दिखता है कि शीश इस चीज को सुनकर सीधा उस वाटर स्पिरिट को हमला करने के लिए चले जाता है और हमें ये दिखता है कि सच में शीश भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो अपने तलवार के एक ही हमले से उस वाटर स्पिरिट को हराने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो सीधा एनोस के पास पहुंचता है और एनोस शीश का ऐसा काम देखकर उसे कुछ भी एक इच्छा मांगने को बोलता है और शीश एनोस से बोलता है,
मास्टर, मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता, मुझे बस आपसे एक रेजरेक्शन मैजिक चाहिए, वो भी खुद के लिए। और एनोस शीश की बातें सुनकर ये बोलता है, अच्छा शीश, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी इस दुनिया पर वापस आना है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा सोर्स मैजिक तो बहुत कमजोर है, तो तुम अगर रेजरेक्ट हो भी गए तो तुम अपनी यादों को वापस अपनी नई वाली बॉडी पर कैसे लेके आओगे? और एनोस की ऐसी बातें सुनकर शीश एनोस को ये बताता है कि कैसे वो ये रेजरेक्शन मैजिक सिर्फ तभी यूज करेगा जब उसका मन चाहेगा, और वो खुद चाहता है कि वो अपनी सारी याददाश्त भूल जाए ताकि वो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर पाए। और हमें दिखता है कि एनोस शीश की ऐसी बातें सुनकर उसकी ये इच्छा पूरी करने को बोल देता है कि तभी शीश और एनोस के सामने हीरो कानो आ जाता है। और तभी हमें शीश से ये पता चलता है कि कैसे एनोस ने कानो को बहुत बार हरा दिया है और वो बहुत बार कानो को मारने में भी कामयाब रहा है, पर कानो अपने रेजरेक्शन मैजिक और सोर्स मैजिक की बदौलत वापस रेजरेक्ट होके अपनी सारी यादें ले लेता है। और हमें एनोस से ये भी पता चलता है कि कैसे सोर्स मैजिक में शायद कानो एनोस से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और एनोस खुद इस चीज को मानता है। और हमें एनोस से ये पता चलता है कि कैसे अगर कानो उससे लड़ने आया है तो इसका ये मतलब है कि उसके साथ उसकी नेचर स्पिरिट भी आई होगी, और वो शीश को उसका पता लगाने को भेज देता है। और हमें ये दिखता है कि कानो ये सब चीजें देखकर सीधा एनोस की तरफ हमला करने को बढ़ता है, और एनोस भी कानो की तरफ अपने मैजिक से हमला करने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आज का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें साशा, मीशा और एनोस डीमन एकेडमी के अंदर दिखाए जाते हैं। और हमें साशा और मीशा को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो अपने डंजन एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज ही उनको वो रिजल्ट मिलने वाला है। और तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से उनकी क्लास के अंदर एमिली आ जाती है, और वो सभी बच्चों को शांत कर कर उनसे ये बोलती है, बच्चों सुनो, कल तुम्हारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है जो एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से है, और उसे अपनी मैजिकल तलवार से बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है, और हमें उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना है। खासकर तुम जो वाइट यूनिफॉर्म में हो, तुम्हें याद रखना है कि जब वो आए तो तुम्हें अच्छे से खड़े होकर उसे स्वागत करना है। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, एनोस की टीम जो स्पेक्टर लेके आई थी वो हमारी एकेडमी से चोरी हो चुका है, तो अभी हम टेम्परेरी एनोस की टीम को 70 पॉइंट्स दे रहे हैं। और हमें ये दिखता है कि साशा ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, और वो एमिलिया को ये बताने लगती है कि कैसे अगर वो स्पेक्टर चोरी हुआ है तो वो स्कूल की गलती है और उन्हें उनको और ज्यादा पॉइंट देने चाहिए, क्योंकि वो स्पेक्टर बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। और हमें दिखता है कि एमिलिया साशा की इस बात को साफ मना कर देती है और उसे ये बताती है कि कैसे इस एकेडमी में बहुत सारी जादुई चीजें हैं, तो अगर एक दो चीजें चोरी हो जाती हैं तो वो स्कूल की गलती नहीं हो सकती। और हमें दिखता है कि एमिलिया की ऐसी बातें सुनकर बाकी सब बच्चे एनोस और साशा लोगों की टीम के बारे में गलत गलत बोलने लगते हैं, और तभी उनमें से एक बच्चा एनोस लोगों की टीम पर एक इल्जाम लगाने लगता है कि कैसे शायद एनोस लोगों ने ही खुद ही वो स्पेक्टर चुराया है ताकि लोगों को ये पता न चल पाए कि वो स्पेक्टर नकली था। पर हमें ये दिखता है कि साशा लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर एमिलिया साशा को कुछ भी बोलने से रोक देती है कि तभी क्लास के अंदर एक और बच्ची जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म ही पहनी होती है वो एमिलिया से ये बोलती है, हाँ मैम, मुझे साशा की बातों पर यकीन है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर कुछ भी एकेडमी में चोरी होता है तो वो एकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या आप ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही हैं? अगर ऐसी ही सेम चीज़ किसी रॉयल के साथ हुई होती तब तो आप ऐसा नहीं करती, और साशा लोगों की टीम में हाइब्रिड्स भी हैं, तभी तो आप ऐसा नहीं कर रही हैं। और हमें दिखता है कि एमिलिया उस लड़की को चुप करा देती है और वो उसे बोलती है कि कैसे अगर उसने अब एक भी बार कुछ भी बोलने की कोशिश करी तो वो उसके मार्क्स के लिए अच्छा नहीं होगा, जिससे आखिरकार वो लड़की भी डर के मारे बैठ जाती है। कि तभी एनोस सभी बच्चों से ये बोलता है, अच्छा तो हमारा लाया गया स्पेक्टर चोरी हो गया, चलिए कोई ना, अगर वो चोरी हुआ है तो मैं उसे अभी वापस ला कर दे देता हूँ, जिससे आप हमें अच्छे से पॉइंट्स दे पाएंगे उसे इवेल्युएट करके। और हमें दिखता है कि एनोस यही सब बोलते बोलते सीधा उसी बच्चे के पास जाता है जो एनोस की टीम पर इल्जाम लगा रहा होता है, और एनोस सीधा उसके पास जाकर उसकी चेस्ट से अपना वो स्पेक्टर निकाल लेता है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे उसने ही अपनी चेस्ट पे वो स्पेक्टर छुपाने की कोशिश करी थी, और एनोस वो स्पेक्टर सीधा लेकर एमिलिया को पकड़ा देता है और एमिलिया के कान में ये बोलता है, अगर आपको चोरी करनी है तो सामान वापस मालिक के पास नहीं आना चाहिए, क्या आपको इतना भी नहीं पता? और हमें दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर एमिलिया मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, पर वो सभी बच्चों को शांत रहकर अपने आने वाली क्लास में जाने को बोलती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एनोस, साशा और मीशा एक जगह से जाते हुए दिखते हैं कि तभी अचानक से उनके पीछे वही लड़की आ जाती है जो क्लास में उनके लिए खड़ी हुई थी, और आखिरकार हमें उस लड़की का नाम पता चल जाता है। उसका नाम मीशो होता है, और मीशो आनोस का धन्यवाद करती है कि कैसे उसने एमिलिया को गलत साबित करा। और मीशो आनोस लोगों से ये भी बोलती है, सर आनोस, आपको पता है मैं एक यूनिटेरियन हूँ,
आपने पूरी एकेडमी में ये तो देख लिया होगा कि यहाँ पर रॉयल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है और हम जैसे हाइब्रिड लोगों को बहुत ही नीचे देखा जाता है। और हमारा ग्रुप यही चाहता है कि हम ये सब ख़त्म कर पाएँ और सबको बराबर का स्थान दे पाएँ। और एक और बात ध्यानो सर, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम यूनिटेरियंस आप पर बहुत भरोसा करते हैं और हमें ये पता है कि आप ही असली डीमन किंग ऑफ टेरेन हो और हमें आप पर पूरा यकीन है। भले ही हमारे नंबर्स अभी कम हैं, पर हम चाहते हैं कि और लोगों को भी सच्चाई पता चले। और हाँ एनोस, आपके 7 डीमन एम्परर्स में से एक सर मेलोस भी हम पर यकीन करते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपने यूनिटेरियंस को और भी ज़्यादा बड़े ग्रुप बना लें। और हमें दिखता है कि मीशो की ऐसी बातें सुनकर एनोस थोड़ा चौंक जाता है और वो मीशो को ये पूछता है कि आखिरकार वो सब लोग कहाँ गैदर होते हैं। और तभी मीशो उन सबको अपनी गैदरिंग की जगह लेकर जाने लगती है और हमें दिखता है कि मीशो सभी लोगों को यूनियन गार्डन, जो अकेडमी के अंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाकी डीमन अकेडमी के बच्चे अपनी आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज करते हैं, वहां पर लेकर जाने लगती है। और हमें दिखता है कि आखिरकार मीशो सभी लोगों को एक बहुत ही बड़े टावर के पास लेकर जाती है और वो उनको ये बताती है कि कैसे ये टावर उनके यूनिटेरियंस का हिस्सा है। और यही नहीं, वो एनोस का फैन क्लब भी है, जिसे सुनकर साशा और मीशा थोड़ा चौंक जाते हैं। और ऐसा ही करते हुए कुछ देर बाद साशा और एनोस लोग उस फैन क्लब के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि पूरे फैन क्लब के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो सब लड़कियां एनोस को देखते ही पागल हो जाती हैं। और हमें ये दिखता है कि वो सब लड़कियां एनोस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं और वो लोग तो खुद को संभाल भी नहीं पाते कि वो लोग आखिरकार एनोस से सामने सामने मिल रहे हैं। पर तभी मीशो एनोस को एक जगह लेकर जाती है और वो उस जगह पर एनोस को एक आधी तलवार दिखाती है और वो एनोस को ये बताती है, सरानोस, आपको मुझे देखकर ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं एक हाइब्रिड हूँ। मेरे पापा एक प्योर डीमन थे जो एक रॉयल भी थे और मेरी माँ एक स्पिरिट थी। पर मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ चल बसी और तब से मैं अकेले ही जी रही हूँ। और मेरे पापा ने भी मेरा साथ उसी समय छोड़ दिया था क्योंकि वो एक रॉयल थे। और हमारे डीमन रेल्म पे ये मान्यता है कि अगर कोई भी रॉयल किसी नॉन रॉयल से शादी या कुछ भी करता है तो उसे रॉयल खानदान से हटा दिया जाता है, चाहे वो उसके जितने ही पास क्यों ना हो। शायद इसी चीज़ की वजह से मेरे पापा ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। पर ऐसा कुछ नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मेरे 10वें बर्थडे पे मुझे ये आधी रॉयल तलवार दी थी और मुझे पक्का यकीन है कि वो आधी रॉयल तलवार उनके पास भी होगी। और मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों ये तलवार जोड़कर इस पूरे डीमन रेल्म को बदल देंगे और हमारे इस डीमन रेल्म में कोई भी रॉयल या हाइब्रिड नहीं होगा। सब लोग एक होंगे और सब लोग हंसी खुशी जी पाएंगे। और हमें ये दिखता है कि इतना सब कहकर मीशो आनोस से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो और बाकी सारे यूनिटेरियंस उसकी टीम ज्वाइन करें। पर हमें एक अजीब बात दिखती है। हमें ये दिखता है कि आनोस मीशो को हाँ नहीं कहता, पर वो मीशो को अपने आप को प्रूव करने को कहता है, जिससे मीशो भी कुछ समझ नहीं पाती। पर वो आनोस की टीम में आने के लिए आनोस की हामी भर देती है। तभी कुछ देर बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि अकेडमी के स्टेडियम के अंदर बहुत सारे बच्चे कुछ तलवारों को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हमें शाशा लोग भी दिखते हैं और हमें ये दिखता है कि कैसे वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को वो तलवार निकालने में बहुत ही ज़्यादा आफत आ रही है। और हमें शाशा से ये पता चलता है कि कैसे जब भी वो उस तलवार को छू रही है तो वो तलवार उसकी जादुई शक्ति छीन दे रही है, जिससे तलवार को ज़मीन से निकालना लगभग नामुमकिन हो रहा है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। कि तभी हमें एनोस दिखता है और एनोस शाशा लोगों से बातें करने लगता है और वो शाशा को थोड़ा छेड़ने लगता है कि कैसे वो इतनी ताकतवर होने के बाद भी ऐसी छोटी मोटी तलवारों को भी नहीं उठा पा रही है। पर शाशा तो उल्टा आनोस को ब्लेम करने लगती है और वो उससे ये बोलती है कि कैसे वो खुद अपनी तलवार नहीं उठा पा रहा है, तभी वो उस पर ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। पर तभी आनोस शाशा को ये बताता है कि कैसे इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी तलवार नहीं है जो वो ना उठा पाए सिवाय एक के, जो हीरो कानो की तलवार है, जो मिथिकल एज में सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई थी, जिसके अंदर स्वॉर्ड स्पिरिट खुद मौजूद है और वो भगवान के द्वारा ब्लेस्ड है। और हमें दिखता है कि इतनी बातें बोलने के बाद अचानक से उन सब बच्चों के सामने उनके 2 टीचर आ जाते हैं जो उनको तलवारबाजी सिखाएंगे, जिनका नाम गायो और साडो होता है। और गायो और साडो उन सब बच्चों को ये बताते हैं कि कैसे अगर उनमें से कोई भी ये तलवार निकालने में कामयाब रहता है तो वो गायो और साडो के अंडर ट्रेन करेंगे और वो उनको वहां पर मौजूद सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज बना सकते हैं। पर हमें ये दिखता है कि गायो और साडो की बातों के दौरान अचानक से एनोस अपने जादू की मदद से बहुत ही ज्यादा आराम से एक जादुई तलवार निकालने में कामयाब रहता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी बच्चे चौंक जाते हैं
और गायो और साडो उसे ये बताते हैं कि कैसे अब वो उसके अंडर ट्रेन करेंगे कि तभी अचानक से हमें एक और आवाज़ आती है जैसे किसी ने तलवार निकाली हो और हमें तुरंत ही ये दिखता है कि एक अनजान लड़का अपनी तलवार निकाल कर सबको दिखा रहा होता है और हमें जल्दी ये पता चल जाता है कि वो अनजान लड़का तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसके बारे में एमिलिया बात कर रही थी। और कुछ ही देर में हमें दिखता है कि गायो और साडो सभी बच्चों को ये बताने लगते हैं कि कैसे अब वो उन दोनों बच्चों की टेस्ट लेंगे जिन्होंने तलवार निकाली है। और हमें दिखता है कि इतना कहकर गायो सीधा उस अनजान लड़के पर हमला करने के लिए चल जाता है, पर वो अनजान लड़का तो कुछ ही पलों में गायो को हराने में कामयाब रहता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि साडो भी आनोस द्वारा बड़ी आराम से हराया जा चुका होता है, जिसके बाद हमें दिखता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से हल्की बात करते हैं, जहाँ पर हमें दिखता है कि वो अनजान लड़का एनोस की हरकतों से इंप्रेस हो चुका है। वहीं हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो अनजान लड़का सीधा एनोस के पास बात करने के लिए जाता है, पर वहीं अमीलिया उसे डांट रही होती है कि कैसे इतना ताकतवर होने के बाद भी वो एक लीडर नहीं बनना चाहता। पर हमें तो ये दिखता है कि वो अनजान लड़का तो सीधा एनोस के पास जाकर उससे बात करने लगता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ हमें पहली बार उसका नाम पता चलता है। उसका नाम लेस होता है और ले सीधा एनोस से बोलता है, मुझे वैसे तो ज्यादा शौक नहीं है ज्यादा लोगों की बातें सुनने का, पर मुझे टीम में रहना पसंद है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को लीड करूं। मुझे बस अपने साथ एक ताकतवर लीडर चाहिए तुम्हारे जैसा। तो सर एनोस वोल्डेगार्ड, क्या मैं आपकी टीम में आ सकता हूँ? और हमें दिखता है कि लेस की ऐसी बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और एमिली खुद भी लेस को वापस सोचने को कहती है, पर तभी एनोस लेस से ही बोलता है, तुम में हिम्मत तो है, माननी पड़ेगी, पर मैं तुम्हारा ऑफर नहीं मान सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसे ही बहुत ही आराम से सब चीजें चाहिए होती हैं तो ये सब चीजें मैं नहीं दे सकता तुम्हें। अगर तुम्हें मेरी टीम में सच में शामिल होना है तो तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम इस काबिल हो। सुनो मीशो, तुम लेस को अपने साथ रखोगी और तुम सब एक टीम बनोगे और हमारा टीम कंपटीशन मैच कल होने वाला है जिसमें तुम्हारा सामना मेरी टीम से होगा। और अगर तुम लोग हमें टक्कर दे पाते हो तो तभी मैं सोचूंगा कि मैं तुम सबको अपने अंदर काम कराऊं। और हमें दिखता है कि लेस एनोस की ऐसी बातें सुनकर उसे हामी भर देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टीम टेस्ट से दिखाया जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि एनोस की टीम और लेस की टीम आपस में एक दूसरे से मुकाबला करने वाली है। तभी लेस अपनी टीम को ये बताने लगता है कि कैसे उसे उनकी मदद चाहिए, तो वो और कुछ नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि उसकी टीम उसकी मदद करे। पर हमें ये दिखता है कि मीशो और बाकी सभी लड़कियां लेस की ऐसी हरकतें देखकर बहुत चौंक जाती हैं और वो लेस से ये पूछने लगती हैं कि आखिरकार वो एक इतना बड़ा रॉयल होने के बाद भी उनसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, क्योंकि पूरी एकेडमी में मौजूद जितने भी रॉयल्स हैं वो उन सबको हाइब्रिड समझते हैं और उनसे अच्छी तरीके से बात भी नहीं करते। और लेस उन सब की बातें सुनने के बाद उन्हें ये बताता है कि उसे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे ये बताता है कि कैसे असली डीमन किंग ऑफ टेरनी कभी भी ये नहीं चाहते कि वो डीमंस आपस में ही ऐसा रॉयल या हाइब्रिड का गेम खेलें, जिससे मीशो और सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें शाशा, मीशा और एनोस दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एनोस शाशा लोगों को ये बताता है कि कैसे उसका टारगेट सिर्फ लेस होगा और बाकी लोगों को शाशा संभाल सकती है और कैसल का काम मीशा पर है। जिसके बाद मीशा तुरंत ही अपने जादू से कैसल बनाने लग जाती है और कैसल बनाने के बाद एनोस और शाशा अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें ये दिखता है कि कुछ ही देर में एनोस लेस के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर लेस एक जगह बैठकर आराम कर रहा होता है और एनोस लेस को देखकर ये बोलता है कि कैसे वो अपनी सभी टीम से अलग क्यों है। पर लेस उसे ये बताता है कि कैसे उसने अपनी कुछ शक्तियां अपनी टीम को दे दी है, जिससे वो लोग भी अपने अपने रूल्स अच्छे से निभा सकते हैं। और हमें दिखता है कि यही सब कहते हुए अचानक से पूरे जंगल के बीचों बीच एक जादुई कैसल एक बहुत बड़ी तलवार लेकर चलने लगता है और हमें मीशा से तुरंत ही ये पता चल जाता है कि कैसे वो कैसल लेस की टीम का कैसल है और उसने अपने जादू की मदद से उस पूरे कैसल को बहुत ही खतरनाक हथियार में बदल दिया है और वो सीधा मीशा लोगों के कैसल की तरफ आ रहा है और शाशा खुद उतने बड़े कैसल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर थोड़ा चौंक जाती है। वहीं हमें ये दिखता है कि आनोस और लेस लड़ाई करने की तैयारी कर जाते हैं और आनोस अपने पास पड़ी हुई लकड़ी से ही लेस की तलवार के साथ लड़ने के लिए चले जाता है और ऐसे करते हुए ही कुछ देर में हमें दिखता है कि शाशा उस मूविंग कैसल को देखकर थोड़ा घबराने लगती है। पर तभी एनोस शाशा को एक सजेशन देता है कि क्यों ना वो और मीशा साथ में मिलकर अपनी जियो ग्रेस की स्पेल यूज करें। पर शाशा को मीशा की ताकतों पर थोड़ा संदेह हो रहा होता है और हमें दिखता है कि एनोस शाशा को अपने आप पर भरोसा करने को बोलता है, जिसके बाद मीशा भी कैसल के अंदर से ही जियो ग्रेस की स्पेल एक्टिवेट करने लगती है और हमें दिखता है कि मीशा अकेले ही जियो ग्रेस की आधी स्पेल बनाने में कामयाब रहती है। जिसके बाद वो सीधा शाशा से बात करते हुए अपनी जियो स्पेल छोड़ देती है और शाशा खुद भी अपनी स्पेल की मदद से मीशा की
स्पेल को और ज्यादा बढ़ाने में कामयाब रहती है। और हमें दिखता है कि उनका जियो ग्रेस का हमला सीधा लेस लोगों के कैसल को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है। पर हमें ये दिखता है कि साशा को मीशा की ऐसी ताकत देखकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होता है और तभी मीशा साशा को ये बताती है कि कैसे जब वो एनोस की मदद से पास में गए थे तो उन्होंने ड्यू चिक्सिस नाम की स्पेल जो उन पर यूज की गई थी उसे नल कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को अपने पुराने वर्जन से फ्यूज कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि वो अब अपने पुराने वाले सेल्फ से ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि वो लोग अब अलग अलग डीमंस में बदल चुके हैं। और हमें दिखता है कि साशा एनोस की ऐसी हरकतें देखकर एनोस के बारे में कुछ सोचने लगती है कि तभी अचानक से साशा के पीछे मीशो भी आ जाती है और मीशो साशा पर हमला करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि एनोस लेस पर बहुत भारी पड़ रहा होता है और लेस एनोस को एक खरोच भी नहीं दे पा रहा होता है। तभी उनकी लड़ाई के दौरान हमें दिखता है कि लेस आनोस से कुछ बातें बोलने लगता है, जिसमें ये बात होती है कि उसे कुछ याद आ रहा है कि असल में तलवार चलाते कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि मीशो ने साशा को थोड़ा घायल कर दिया है और साशा इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और तभी साशा अपने वही फायर वाली रोब पहन लेती है जो उसे एनोस के डंजन में मीशा ने गिफ्ट करी थी। पर तभी हमें दिखता है कि मीशो साशा को ऐसा देखकर उस पर वापस हमला करने की तैयारी करती है और वो अपने कैसल को भी वापस उठाकर साशा की तरफ हमला करने के लिए भेजती है कि तभी अचानक से मीशा भी वहां आ जाती है और मीशा साशा को ये बताती है कि वो उसकी मदद करेगी। और हमें वहीं साशा का थोड़ा सा अलग रूप दिखता है और साशा मीशा से ये बोलती है कि कैसे वो कितनी ज्यादा खुश है कि वो दोनों आखिरकार साथ में लड़ पा रहे हैं। और मीशा भी साशा की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि तभी मीशो लोग उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक से साशा और मीशा अपने मैजिक को फ्यूज करने लगते हैं, जहाँ पर मीशा का आइस और साशा का फायर मैजिक फ्यूज होकर एक बहुत ही बड़े टोर्नेडो में बदल जाता है। और वो टोर्नेडो कुछ ही देर में मीशो और मीशो के कैसल को बहुत ही दूर जा फेंकता है, जिससे आखिरकार साशा और मीशा थोड़ी चैन की सांस लेते हैं कि वो उनको हराने में कामयाब रहे। कि तभी अचानक से साशा और मीशा के सामने बहुत ही बड़े बड़े झटके आने लगते हैं और हमें ये दिखता है कि मीशो लोगों को भी वो झटके महसूस हो रहे होते हैं। और आखिरकार हमें ये पता चलता है कि वो झटके कहीं और से नहीं लेस और एनोस की लड़ाई से आ रहे होते हैं। और हमें ये पता चलता है कि कैसे लेस और एनोस आपस में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं, पर इस लड़ाई में दोनों को ही बहुत मजा आ रहा होता है। यहाँ पर हमें उन दोनों की लड़ाई के बीच में ये पता चलता है कि दोनों ने ही बहुत समय बाद अपने सामने ऐसा अपोनेंट देखा है जो उन्हें ऐसी टक्कर दे पाए। पर हमें लेस से ये पता चलता है कि कैसे वो एनोस की मामूली सी लकड़ी को अपनी तलवार की मदद से भी खरोच नहीं पहुंचा पा रहा है, जिससे लेस एनोस से बहुत ज्यादा इंप्रेस होने लगता है और एनोस खुद भी लेस की नई नई टेक्निकें देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और आखिरकार दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने लग जाती है और हमें दिखता है कि लेस अपने आखिरी ब्लो में एनोस के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला करता है, पर एनोस अपनी लकड़ी की मदद से चंद पलों में ही लेस की तलवार तोड़ने में कामयाब रहता है और वहां पर माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिरकार लेस ने एनोस से हार मान ली है। पर एनोस भी लेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया है क्योंकि लेस एनोस की लकड़ी के कुछ टुकड़े तोड़ने में कामयाब रहा है। पर तभी लेस एनोस से बोलता है, एनोस सर, मानना पड़ेगा, आज पहली बार मैं किसी से इतना गंदा हारा हूँ और पता नहीं क्यों। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि एनोस लेस को ये बताता है कि शायद वो लोग 2000 साल पहले भी मिल चुके हैं और लेस का चेहरा उसके एक बहुत ही खास साथी के जैसा ही है, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि एनोस शीश की बात ही कर रहा है। कि तभी लेस एनोस से बोलता है कि अब शायद एनोस उसे टीम में नहीं लेना चाहता क्योंकि वो उससे हार गया है। पर हमें तो ये दिखता है कि एनोस तो इतने सब के बाद भी लेस की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे अपनी टीम में शामिल हो जाने को बोलता है और लेस भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। और जब तक हम नया रिकैप लेकर आते हैं तब तक आप ध्यान से हमारे पुराने रिकैप भी देख लीजिए ताकि आपको हमारी ये वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और हमने अपने चैनल पर चाइनीज़ एनिमे या डोंगवा एनिमे भी रिकैप करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।